ऐश इज टू वर्सेटाइल 61 से 70 तक। ऐश को पोकेमोन के बारे में अभी भी बहुत कम जानकारी थी। हालांकि उसे अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिल रहा था, लेकिन यात्रा करते हुए उसका कुल समय अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था। उससे पोकेमोन के बारे में अपने ज्ञान को मजबूत करने की उम्मीद करना कुछ ज्यादा ही कठिन था। फिलहाल तो उसे कांटो क्षेत्र के सभी पोकेमोन को पहचानने में भी दिक्कत हो रही है, अन्य क्षेत्रों के पोकेमोन की तो बात ही छोड़िए। वह इस विशेष टीम को इसलिए इकट्ठा कर पाया क्योंकि समूह में मौजूद टैक्टिकल ऐश ने उदाहरण देते हुए इन पोकेमोन की उप स्टेटस, नाम, क्षमताओं, धारण की जाने वाली वस्तुओं और चालों के बारे में विस्तार से बताया था। टैक्टिकल ऐश के लिए इस टीम का निर्माण ज्यादा से ज्यादा एक दिखावटी टीम माना जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ करना अविश्वसनीय रूप से आसान था जिन्होंने इस रणनीति को पहले कभी नहीं देखा था या एआई के खिलाफ। यह अनोखी टीम न केवल दूसरों को परेशान कर सकती थी और खुद का मनोरंजन कर सकती थी, बल्कि पहले ही मुकाबले में ब्लाइंड मैच किल हासिल करने की भी पूरी संभावना थी। जब तक विरोधी टीम गलती से इस टीम की कमजोरी पर वार न कर दे, तब तक इस टीम को 4 शब्दों में कहा जा सकता है, अजय नरसंहार। इसलिए ऐश ने इस खास टीम को याद कर लिया था। यही वजह थी कि जब उसने पहली बार पोकेमोन बैटल सिमुलेटर का इस्तेमाल किया तो वह उन्हें चुनने में इतना कुशल साबित हुआ। कांटो क्षेत्र के पोकेमोन से पूरी तरह परिचित न होने के बावजूद उसने सिनोह और होइंग क्षेत्रों के पोकेमोन चुने। 100 फेट से इस गेम में लेजेंडरी पोकेमोन को छोड़कर लगभग सभी क्वेस्ट्स गए पोकेमोन और अधिकांश पोकेमोन आइटम का डेटा मौजूद था। यदि गेम का संस्करण केवल कांटो क्षेत्र तक सीमित होता तो ऐश ज्यादा से ज्यादा 11 डोज ही चुन पाता। ऐश के स्टार्ट बटन दबाते ही ऐश को कठिनाई स्तर बदलने के लिए मनाने के जो के मन में आए विचार दब गए। हालांकि ऐश ने जिन पोकेमोन को चुना था वे या तो उससे अपरिचित थे या उसे पहचानते भी नहीं थे, लेकिन टीम में 4 लेवल 1 पोकेमोन होने के कारण जो को नहीं लगता था कि ऐश एक ऐसे एलीट ट्रेनर को हरा पाएगा जिसके सभी 6 पोकेमोन लेवल 70 के हों। पोकेमोन की संख्या, स्तर और ट्रेनर के अनुभव में अंतर को देखते हुए उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐश कैसे जीत सकता है। अगर आप एक चैंपियन को भी ले आते हैं तो भी इन 6 पोकेमोन का इस्तेमाल करके पूरी ताकत से लैस एलीट टीम को हराना असंभव होगा। मिस्टी और ब्रॉ भी उत्सुकता से कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही स्पष्ट तस्वीरों को देखने के लिए आगे झुके और मन ही मन सोचने लगे कि ऐश क्या करने की योजना बना रहा है। आमतौर पर अगर कोई ट्रेनर एलीट कठिनाई को चुनौती देना चाहता है तो वे निश्चित रूप से अपने पोकेमोन के स्तर को अधिकतम कर देंगे, लेकिन ऐश के ऐसा करने के अपने कारण जरूर रहे होंगे। पिछली लड़ाइयों में ऐश द्वारा दिखाई गई कल्पनाशील सोच को देखते हुए ये संभावना है कि उसके पास फिर से कोई अनोखी तरकीब होगी। उन्हें जो बात सबसे अजीब लगी वह ये थी कि ऐश स्पष्ट रूप से कुछ कांटो पोकेमोन को पहचान भी नहीं पा रहा था, तो उसने उन प्रजातियों को कैसे चुना जो कांटो में बिल्कुल भी नहीं रहती थी। पिकाचू और राल्स भी ऐश के कंधों पर कूद गए और उत्सुकता से स्क्रीन को देखने लगे। कंप्यूटर पर सिस्टम ने विभिन्न क्षेत्रों से एलीट खिलाड़ियों का यादृच्छिक रूप से चयन करना शुरू कर दिया। कुछ क्षण बाद आकर्षक पोशाक और हल्के नीले बालों वाली एक सुंदर और मनमोहक महिला स्क्रीन पर दिखाई दी। कितनी खूबसूरत महिला हैं आप, ये जो तो एलीट करेन है ना। हालांकि ये सवाल के रूप में पूछा गया था, ब्रॉ के लहजे में यकीन था, उसने स्क्रीन पर दिख रहे व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया था। जो तो डार्क टाइप एलीट, एक देवी समान व्यक्तित्व वाली, आकर्षक काया और खूबसूरत चेहरे वाली करेन। ब्रॉ के दिल में वह उन 10 बड़ी बहनों में से एक थी जिनसे वह सबसे ज्यादा मिलना चाहता था। जो तो एलीट करेन, मुझे आश्चर्य है कि वह किस तरह के पोकेमोन का इस्तेमाल करेगी, ऐश ने टिप्पणी की, जबकि उसके हाथों की हरकतें धीमी नहीं हुई। उसका मुख्य पोकेमोन हिप्पोपोटास था और करेन का मुख्य पोकेमोन अम्ब्रेयन था। हिप्पोपोटास के मैदान में आते ही उसने सैंडस्टॉर्म सक्रिय कर दिया। फिर ऐश ने सहजता से टैकल बटन दबाया और हिप्पोपोटास हिलने से पहले ही अम्ब्रेयन के डार्क पल्स से ढेर हो गया। ऐश के चेहरे पर जरा भी भाव विभोर नहीं हुए और उसने सीधे एरॉन को भेज दिया। लेवल 1 के एरॉन की एचपी केवल 1 दर्जन के आसपास थी। लेवल 70 के अम्ब्रेयन का सामना करते हुए ये कहा जा सकता है कि उसमें पलटवार करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या ये अपने पोकेमोन को मौत के मुंह में भेजना नहीं है? ऐश की हरकतों से बेहद हैरान होकर जो ने पूछा। उसने सोचा था कि ऐश के पास कोई रणनीति होगी, लेकिन इसके बजाय उसने एक लेवल 1 पोकेमोन को लेवल 70 के प्रतिद्वंदी के सामने खुला छोड़ दिया और उसे तुरंत ही हार का सामना करना पड़ा। और फिर उसने एक और लेवल 1 पोकेमोन को मौत के मुंह में भेज दिया। आखिर वो क्या कर रहा था? क्या वो सिर्फ यह अनुभव करना चाह रहा था कि एलीट लेवल कितना कठिन है? लेकिन इन लेवल 1 पोकेमोन के साथ ऐश एलीट पोकेमोन की चुनौती का सामना भी नहीं कर सकता था। किसी भी हमले से ऐश के लेवल 1 पोकेमोन आसानी से खत्म हो सकते थे। फिर इसका क्या फायदा? हालांकि जब अम्ब्रेयन के डार्क पल्स ने एरॉन को मारा तो एरॉन तुरंत नहीं गिरा। इसके बजाय वह केवल एक एचपी पॉइंट के साथ टिका रहा। इसके तुरंत बाद एरॉन ने एंडेवा का इस्तेमाल किया। अम्ब्रेयन की एचपी में भारी गिरावट आई और पल भर में उसकी केवल एक नगण्य सी बची हुई शक्ति ही रह गई। जैसे ही मैदान पर रेत उड़ने लगी, अम्ब्रेयन की बची हुई आखिरी शक्ति भी खत्म हो गई और आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा।
मिस्टी, ब्रॉ और जो तीनों सन्नाटे में कंप्यूटर पर आए परिणाम को देखते रहे, उनके दिमाग एक पल के लिए रुक गए। ये किस तरह की चाल है? क्या वो धोखा दे रहा है? एक लेवल एक पोकेमोन इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? लेवल 70 के अम्ब्रायन के हमले के बाद भी ये पोकेमोन मरा क्यों नहीं? जो के मन में तरह तरह के संदेह उठने लगे। दूसरी ओर, ब्रॉ के चेहरे पर सोच विचार का भाव था। उसने ऐश द्वारा चुने गए पोकेमोन से लेकर उनकी क्षमताओं और चालों तक सब कुछ ध्यान से देखा था। हालांकि वह एरॉन से परिचित नहीं था, लेकिन वह एंडेवर चाल और स्टडी क्षमता के बारे में जानता था। मजबूत, जब किसी पोकेमोन का एचपी पूरा होता है तो हमला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यहाँ तक कि एक ही बार में नॉकआउट करने वाला हमला भी उसे अपना एक एचपी पॉइंट छोड़ना ही पड़ता है। इसीलिए एरॉन ने अपना सारा एचपी नहीं खोया। एंडेवर, एक ऐसी चाल जिसकी कोई आधार शक्ति नहीं है। जब तक ये प्रतिद्वंदी को लगती है, यह उनकी एचपी को उपयोगकर्ता की एचपी के बराबर कर देती है। यही कारण है कि लेवल 1 का एरॉन इतना भयानक नुकसान पहुंचा सकता था। अंततः इस तथ्य के साथ कि सैंडस्टॉर्म स्टील टाइप पोकेमोन को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये तूफान प्रतिद्वंदी के अंतिम एचपी पॉइंट को भी खत्म कर देता है। यही इस रणनीति की पूरी प्रक्रिया है ना? एक अनुभवी जिम लीडर होने के नाते ब्रॉ ने ऐश की रणनीति के मूल को मिस्टी से कहीं अधिक तेजी से समझ लिया। सैंडस्टॉर्म, स्टडी, एंडेवर और मौसम संबंधी क्षमताओं, चालों को मिलाकर उसने जबरदस्ती एक ऐसे स्तर के अंतर को समतल कर दिया था जिसे पार करना असंभव होना चाहिए था। लेकिन अब सवाल उठा, विरोधी के एक पोकेमोन को हराने के बाद अगले पोकेमोन के साथ क्या करोगे? जब स्टडी की एचपी पूरी नहीं होती, तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। इससे पहले कि ब्रॉ अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसने देखा कि एरॉन की एचपी तुरंत अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच गई। अब ये बात उसके ज्ञान के दायरे से बाहर हो गई थी। आखिर यह कैसे किया गया? कंप्यूटर में एरॉन का एचपी मान एक ही बार में पूरी तरह से ठीक हो गया, जिसने न केवल ब्रॉ को चौंका दिया बल्कि मिस्टी और जो को भी सदमे में डाल दिया। वे एक आवाज भी नहीं निकाल सके। पहले तो उन्हें ये रणनीति समझ में नहीं आई, लेकिन ब्रॉ के अभी दिए गए स्पष्टीकरण के बाद वे इसे काफी अच्छी तरह से समझ गए। लेकिन जैसा कि ब्रॉ ने कहा, इस रणनीति में एक घातक खामी है। एरॉन के एंडेवर का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है, और स्टडी क्षमता तब तक सक्रिय नहीं हो सकती जब तक कि वह पूरी एचपी पर न हो। हालांकि ब्रॉ के संदेह पूरे होने से पहले ही वास्तविकता ने उसे 2 बार करारा झटका दिया। एरॉन की एचपी पूरी थी। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह कैसे किया जाता है, लेकिन अगर हर बार ऐसा ही होता, सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हुए, तो क्या एरॉन पूरी टीम को नहीं हरा देता? एंडेवर मूव का इस्तेमाल करते हुए ऐश ने एरॉन के रिकवरी सिद्धांत को समझाया। एरॉन के पास जो आइटम है वह शेल बेल है। यह आइटम हुए नुकसान का एक 8वां हिस्सा एचपी के रूप में रिकवर कर सकता है। 70 लेवल के पोकेमोन के खिलाफ सिर्फ एक 8वां हिस्सा भी एरॉन के पूरे एचपी से ज्यादा है। इसलिए जब तक एंडेवर विरोधी को हिट करता रहेगा, एरॉन का एचपी अनिवार्य रूप से पूरा हो जाएगा। स्पष्टीकरण के दौरान ऐश ने एंडेवर की मदद से करेन के दूसरे पोकेमोन को पहले ही हरा दिया था। ये छल कपट वाली रणनीति देखने में गंदी लगती है, लेकिन वास्तव में इसे तोड़ने के कई तरीके हैं। हालांकि इसके लिए विशिष्ट पोकेमोन, क्षमताओं या चालों की आवश्यकता होती है। काफी देर के विराम के बाद करेन के एआई को आखिरकार एक समाधान सूझा और उसने तीसरे पोकेमोन के रूप में टायरानाइटर को भेज दिया। ऐश ने एंडेवर का भी इस्तेमाल किया, जिससे टायरानाइटर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन फिर उसने पाया कि अंत में सैंडस्टॉर्म से प्रतिद्वंद्वी को हराया नहीं जा सका। थोड़ी हैरानी के बाद ऐश को एहसास हुआ कि टायरानाइटर नाम का ये पोकेमोन रॉक टाइप या स्टील टाइप का होना चाहिए। यही इस रणनीति की एक खामी है। अगर आपका सामना ऊपर बताए गए 2 प्रकार के पोकेमोन से होता है, तो आप उन्हें खत्म करने के लिए सैंडस्टॉर्म पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन वह जिन 2 पोकेमोन को लाया था, वे इसी काम के लिए थे। ऐश ने सबसे पहले टैकल का इस्तेमाल करके प्रतिद्वंदी की बची हुई आखिरी एचपी भी खत्म कर दी, और फिर करेन के चौथे पोकेमोन होनचक्रो को मैदान में उतारा गया, जिसने विंग अटैक से अधूरे एरॉन को आसानी से हरा दिया। हालांकि ऐश 2 एरॉन लेकर आया। ऐश ने दूसरे एरॉन को मैदान में उतारा और उसी तरह एंडेवर का इस्तेमाल किया। उम्मीद के मुताबिक होनचक्रो फिर से हार गया। फिर करेन ने अपना 5वां पोकेमोन एब्सोल मैदान में उतारा, लेकिन वह भी एंडेवर और सैंडस्टॉर्म के हमले से नहीं बच पाया। इस तरह एरॉन ने एक ही चाल का इस्तेमाल करते हुए करेन के 5 पोकेमोन को बाहर कर दिया, लेकिन ऐश को भी नुकसान हुआ। डेटा के अपने फायदे और नुकसान हैं। वास्तविक दुनिया में मौसम की गणना समय के आधार पर की जाती है, लेकिन खेल में इनकी गणना बारी बारी से की जाती है। अभी टायरानाइटर के साथ हुई देरी के बाद रेत का तूफान समाप्त हो गया है। कैरेन के पास अब सिर्फ उसका आखिरी पोकेमोन हाउंडूम ही बचा था, जो असल दुनिया में भी कैरेन का सबसे ताकतवर पोकेमोन है। अगर यह वास्तविक दुनिया होती, तो शायद हाउंडूम युद्ध का रुख पलट सकता था, लेकिन माफ कीजिए, यह एक खेल है। लगातार 2 हमलों के बाद एरॉन गिर गया, लेकिन एंडेवर की वजह से हाउंडूम के पास भी बहुत कम एचपी बची थी। और ऐश की टोली में अभी भी एक लेवल 1 हिप्पोपोटास मौजूद था।
जब तक वह हिप्पोपोटास को मैदान में उतारता और उसकी रेत उड़ाने की क्षमता का इस्तेमाल करता, तब तक विरोधी टीम का हाउंडूम इस आखिरी सैंडस्टॉर्म से नष्ट हो जाता। हालांकि ऐश ने हिप्पोपोटास का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसकी जगह ग्याराडोस को मैदान में उतारा। इतने लंबे समय तक प्रतिद्वंदी को चकमा देने के बाद चलिए एक बार आमने सामने की टक्कर लेते हैं। अगर सामने वाली असली करेन होती, तो वह निश्चित रूप से गालियां दे रही होती। हाउंडूम की बची हुई एचपी को देखिए, ये हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह है जो छूने भर से बुझ जाएगी। आखिर इसमें सीधा टकराव कहाँ है? चॉइस स्कार्फ पकड़े हुए ग्याराडोस की स्पीड उसकी मूल स्पीड से 50% तक बढ़ सकती है, जिससे वह समान स्तर के हाउंडूम से भी तेज हो जाता है। अंत में ग्याराडोस ने वाटरफॉल अटैक से प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया, जिससे ऐश को इस लड़ाई में जीत मिल गई। कंप्यूटर स्क्रीन पर एलिट को हराने पर बधाई शब्द देखकर जो को एक पल के लिए लगा कि वह सपना देख रहा है। एक ट्रेनर जो 1 महीने से भी कम समय से मैदान से बाहर है, एलिट 4 लेवल की सिमुलेशन लड़ाई जीत रहा है। ये कैसे संभव है? वाह 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 वाह, क्या गजब की रणनीति है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि एलिट 4 लेवल की चुनौती इतनी आसानी से पार हो जाएगी। वाह, ये तो कमाल है। आप किस स्कूल के टॉप स्टूडेंट हैं? आपने अभी अभी यह रणनीति कैसे अपनाई? इसका मूल मंत्र क्या है? क्या आप हमें समझा सकते हैं? जब ऐश ने करेन को हरा दिया और एक हल्की सी आह भरी, तो उसके पीछे अचानक हुई आवाज ने उसे चौंका दिया। ऐश ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि इस स्कूल के कई छात्र उसके आसपास जमा हो गए थे, कुछ युवा थे और कुछ अधिक परिपक्व। जहां तक शुरुआत में ताली बजने की आवाज की बात है, वह एक खूबसूरत महिला की थी और आसपास के लोग भी उसका अनुसरण करते हुए नजर आए। तुम कौन हो और तुम सब कौन हो? ऐश ने अभी तक इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी कि इतने सारे लोग उसे वीडियो गेम खेलते हुए क्यों देख रहे थे। ये गिजेल है, शुरुआती छात्रों में सबसे होशियार छात्रा। उसकी क्षमता पहले से ही 4 बैज वाले ट्रेनर के बराबर है। इस साल वह अभी 16 साल की भी नहीं हुई है। अगर वह चाहे तो किसी भी समय मध्य स्तर की छात्रा बन सकती है, जो ने ऐश को धीरे से समझाया। गिसेले, ऐश ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसा गर्व था जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। भले ही वह कह रही थी कि वह उसकी प्रशंसा करती है, फिर भी उसके चेहरे पर एक दबंग भाव था। लेकिन ये कहना ही पड़ेगा कि यह लड़की वाकई बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें चमकीली थीं, दांत सफेद थे और चेहरे की बनावट किसी चित्रकारी जैसी थी। उसने जेके की वर्दी पहनी हुई थी जो उसकी काया को बखूबी उभार रही थी। क्या आप किसी अन्य पोकेमोन संस्थान के स्नातक हैं? गिजेल ने उत्सुकता से ऐश से पूछा। नहीं, मैं तो बस एक ट्रेनर हूं जो 1 महीने से भी कम समय से यात्रा पर हूं। ऐश ने इनकार करते हुए अपना सिर हिलाया। ये सुनकर गिजेल के सुंदर चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। 1 महीने से भी कम समय के लिए यात्रा? आप मजाक कर रहे होंगे। 1 महीने से भी कम समय के लिए यात्रा करने वाला कोई व्यक्ति एलिट 4 लेवल की कठिनाई को कैसे हरा सकता है, खासकर इतने कम स्तर के पोकेमोन का उपयोग करके? अगर आपने पोकेमोन के बारे में गहन शोध नहीं किया होता, तो इस रणनीति के बारे में सोचना बिल्कुल असंभव होता। वे तब आए थे जब ऐश लड़ाई के आधे रास्ते में था और उन्होंने अपनी आंखों से ऐश की विभिन्न कारनामे देखे थे। हालांकि उन्होंने पहले हिप्पोपोटास द्वारा सैंडस्टॉर्म छोड़ने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए दृश्य नहीं देखा था, लेकिन इससे उन्हें वह दृश्य देखने से नहीं रोका जा सका जहां ऐश ने 2 लेवल 1 पोकेमोन और एक ग्याराडोस का इस्तेमाल करके विरोधी टीम को पूरी तरह से हरा दिया था। इस तरह की रणनीति सोचने वाला व्यक्ति वास्तव में एक ऐसा ट्रेनर था जो 1 महीने से भी कम समय से यात्रा कर रहा था। क्या तुम मेरे साथ लेचोक जैसा बर्ताव कर रहे हो? इतनी बेवकूफी मत करो। ऐश ने कंधे उचकाते हुए हाथ फैलाए और कहा, मेरे पास तुमसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। अभी तक मैंने सिर्फ 2 जिम बैज हासिल किए हैं। हम इस अकादमी में इसलिए आए हैं क्योंकि हम जंगल में रास्ता भटक गए थे। वैसे हम इस जंगल से बाहर कैसे निकलें? हमें वर्मिलियन सिटी जाना है। क्या तुम हमें रास्ता बता सकते हो? आधे रास्ते में ऐश को याद आया कि वे इस स्कूल में मुख्य रूप से किस उद्देश्य से आए थे, रास्ता पूछने के लिए। जहां तक एलिट एआई या जो भी हो, उसे हराने की बात है, तो ये सिर्फ ऐश की समूह में टैक्टिकल ऐश द्वारा सोचे गए युद्ध के अनोखे तरीकों के साथ प्रयोग करने की इच्छा थी। इससे ये साबित हुआ कि अपेक्षाकृत स्थिर सोच वाली एआई के खिलाफ ये तरकीबें और युद्ध पद्धतियां अप्रत्याशित और चमत्कारी परिणाम प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि इस रणनीति से असल दुनिया में एलिट के खिलाफ जीत हासिल की जा सकती है, तो उनका दिमाग खराब है। लेकिन अगर यह सिर्फ एक खेल है, तो ऐश भी, जो 1 महीने से भी कम समय से खेल रहा है, कह सकता है, एलिट वे तो बस कमजोर हैं। दिशा निर्देश। ऐश का सवाल सुनने के बाद गिजेल ने अपनी बुद्धिमत्ता को देखते हुए एक पल के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक ट्रेनर जो सिर्फ रास्ता पूछने आया था और जिसने 1 महीने से भी कम समय तक यात्रा की थी, उसने वास्तव में एलिट 4 ट्रेनर के एआई को हरा दिया। इस अकादमी में पढ़ने वाले छात्रों ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए वर्षों, या यहां तक कि 1 दशक से भी अधिक समय तक संघर्ष किया था। और फिर भी, एक नौसिखिए राहगीर ने कहा कि उसने ऐसा किया। ये तो मजाक है। वह इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। अगर दूसरे पक्ष की बात सच थी, तो अकादमी में पढ़ने वालों और निकम्मे लोगों में क्या फर्क रह गया?
तुम जरूर किसी कॉलेज के टॉप स्टूडेंट होगे जो अकादमिक आदान प्रदान टास्क क्रम के लिए आए हो, है ना? अगर बहाना बना भी रहे हो तो कोई बेहतर बहाना ढूंढो। एक ट्रेनर जो 1 महीने से भी कम समय के लिए यात्रा पर गया हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे बहाने पर विश्वास कर लूंगी? गिजेल ने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा, हार मानने से इनकार करते हुए। ऐश ने भौहें चढ़ाकर कुछ असंतुष्टि के साथ कहा, मैंने तुमसे कहा था, मैं एक नौसिखिया ट्रेनर हूं। वैसे भी, ये सिर्फ एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। तुम्हें सच में नहीं लगता कि यह रणनीति असल जिंदगी में किसी एलीट के खिलाफ जीत दिला सकती है ना? अगर तुम इसी टीम के साथ असल दुनिया में एलीट करेन को चुनौती देते, तो तुम्हारी बुरी तरह हार होती। सिमुलेशन एक सिमुलेशन है, और वास्तविकता वास्तविकता है। ऐश इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट था। उसने टैक्टिकल ऐश द्वारा सिखाई गई रणनीति का उपयोग केवल कंप्यूटर सिमुलेशन में करेन को हराने के लिए किया था। अगर वास्तविक दुनिया में उसका सामना किसी एलीट से हो जाए, तो भले ही उसे बिल्कुल वही पोकेमोन दे दिया जाए, वह पूरी तरह से कुचल दिया जाएगा। कोई भी वास्तव में यह नहीं सोचता कि एक नौसिखिया स्तर के पोकेमोन की मजबूत क्षमता एक एलीट 4 लेवल पोकेमोन के एक ही हमले का सामना कर सकती है ना? कोई भी वास्तव में यह नहीं सोचता कि वास्तविक दुनिया में एक नौसिखिया स्तर के पोकेमोन का एंडेवर किसी एलीट 4 लेवल के पोकेमोन को हरा सकता है ना? कंप्यूटर में मौजूद ठंडे डेटा को वास्तविक दुनिया में लागू नहीं किया जा सकता है। अन्यथा, सामरिक ऐश द्वारा रणनीति के इस समूह को कलाबाजी रणनीति नहीं कहा जाता, क्योंकि इस रणनीति का इस्तेमाल केवल कंप्यूटर सिमुलेशन में ही किया जा सकता है ताकि ये देखने में चौंकाने वाली लगे। आखिरकार, ऑनलाइन लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी के उच्च स्तरीय पोकेमोन को हराने के लिए ढेर सारे लेवल 1 पोकेमोन का इस्तेमाल करना प्रतिद्वंद्वी के लिए बेहद परेशान करने वाला होगा। लेकिन अगर आपने वास्तविक दुनिया में इस तरह खेलने की हिम्मत की, तो आपका प्रतिद्वंद्वी आपको दिखाएगा कि वास्तविकता कितनी क्रूर है। इसलिए, भले ही ऐश ने एलीट 4 लेवल एआई को हरा दिया, लेकिन उसे जरा भी गर्व नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा, उसे बस ये लड़ाई काफी मजेदार लगी। जैसा कि टैक्टिकल ऐश ने कहा था, यह मुख्य रूप से खुद को खुश करने के लिए है। जब तक इससे अच्छा महसूस होता है, बस इतना ही काफी है। हालांकि, गिजेल नाम की यह व्यक्ति इस बात पर अड़ी हुई थी कि उसने एलीट एआई को हरा दिया था, और इस बात पर जोर दे रही थी कि वह कोई शीर्ष छात्र था। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एलीट को टक्कर दे सके। हाँ, अगर उसके पास इस तरह की क्षमता होती, तो क्या उसे अभी भी जिम बैज इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती? वह सीधे पोकेमोन लीग में जाकर उन्हें चुनौती देता। सिमुलेशन बिल्कुल सटीक नहीं होता। आखिर, वास्तविक दुनिया कंप्यूटर की तरह नहीं हो सकती, जो आपको एलीट ट्रेनर के समान स्तर के पोकेमोन प्रदान करे। लेकिन चूंकि आपने लेवल 1 पोकेमोन से एक एलीट को हराया है, इसका मतलब है कि वास्तविक दुनिया में भी ऐसा किया जा सकता है, बशर्ते आप वही रणनीति अपनाएं। गिजेल भी अब थोड़ी असंतुष्ट थी, क्योंकि ऐश के लहजे से ऐसा लग रहा था मानो वह उनके स्कूल के कंप्यूटर सिमुलेशन को नीचा समझता हो। कंप्यूटर सिमुलेशन के परिणामों को पूरी तरह सटीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वास्तविक दुनिया में स्तर के अंतर जैसी चीजें मौजूद होती हैं। लेकिन सिमुलेशन में विभिन्न स्तरों पर प्रतिद्वंद्वी को हराने की क्षमता का मतलब यह था कि इसे वास्तविक दुनिया में भी किया जा सकता है। ऐश ने कुछ बेबसी से मिस्टी और ब्रॉ की तरफ देखा, गिजेल की ओर इशारा किया और फुसफुसाया, ये लड़की सुंदर तो है, लेकिन लगता है इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। ब्रॉ और मिस्टी, क्या किसी के बारे में ऐसा कहना वाकई ठीक है? भले ही आपकी आवाज धीमी हो, वह फिर भी सुन सकती है। तुमने क्या कहा? कितनी अश्लील बात है। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम किसी उच्च स्तरीय अकादमी से नहीं हो। किसी उच्च स्तरीय अकादमी से तुम्हारे जैसा अश्लील व्यक्ति निकलना नामुमकिन है। ऐश, हैश हैश हैश, तुम ही तो मुझे परेशान करने लगे थे। मैंने पहले ही कह दिया था कि वास्तविक दुनिया और कंप्यूटर सिमुलेशन अलग अलग हैं, लेकिन तुम फिर भी जिद कर रहे हो। ठीक है, चूंकि आपने ऐसा कहा है, तो चलिए सच्चाई को व्यवहार में देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि पाठ्यपुस्तकों में जो लिखा है वह बिल्कुल सही है। मैं स्कूल के खुले मैदान में छात्रों की भीड़ मैदान के बीचों बीच खड़ी थी। ऐश और गिजेल मैदान पर खड़े थे, उनकी आंखें मिली मानो चिंगारियां उड़ रही हों। ब्रॉ और मिस्टी ने एक दूसरे को देखा, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हालात इस तरह कैसे बिगड़ गए। वे तो बस रास्ता पूछने आए थे, लेकिन अचानक उनका सामना स्कूल के जूनियर क्लास के स्टार से हो गया। लेकिन इस स्कूल के छात्रों की सोच ने भी उन्हें काफी असंतुष्ट बना दिया। उदाहरण के लिए, जो यहाँ सबसे निचले पायदान पर था, ने अपने भाषण में सेरुलियन जिम का सम्मान तक नहीं किया। हाँ, भले ही सेरुलियन जिम सबसे कमजोर जिम हो, फिर भी यह एक जिम है। तुम, जो स्कूल में सबसे निचले पायदान पर हो, तुम्हें सेरुलियन जिम को नीचा दिखाने का क्या अधिकार है? अगर जो भी ऐसा था, तो बाकी सभी, जिनमें सबसे होशियार छात्रा गिजेल भी शामिल थी, का ऐसा होना तो तय ही था। वे सिमुलेशन और पाठ्य पुस्तकों में लिखी हर बात को परम सत्य मानते थे। ऐश के लिए गिजेल से मुकाबला करना और उसे अक्ल सिखाना शायद अच्छा रहेगा। यह मत कहो कि मैं किसी लड़की को धमका रहा हूँ। मैं पहले अपने पोकेमोन का इस्तेमाल करूंगा, मैं तुम्हें चुनता हूँ, राल्स। ऐश ने हाथ हिलाते हुए अपने बगल में खड़े राल्स को मैदान में जाने का फैसला किया।
राल्स एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर खुशी से चिल्लाया और टेलीपोर्ट का उपयोग करके ऐश के कंधे से मैदान के केंद्र में चला गया। राल्स के मैदान में उतरते ही आसपास के लोगों में हैरानी भरी प्रतिक्रियाओं की लहर दौड़ गई, इसलिए नहीं कि वे राल्स को पहचानते थे, बल्कि इसलिए कि राल्स का रूप रंग बेहद प्यारा था। राल्स, होएंग क्षेत्र का एक पोकेमोन। लेकिन ये पाठ्य पुस्तकों में दिखाए गए पोकेमोन से थोड़ा अलग क्यों दिखता है? एक मेधावी छात्रा होने के नाते गिजेल का ज्ञान औसत छात्रों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक था। जहां अन्य कनिष्ठ छात्र अभी भी कांटो पोकेमोन के बारे में सीख रहे थे, वहीं उसने होएन और यहां तक कि सिन्नोह क्षेत्र के पोकेमोन पर पाठ्य पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दिया था। इसलिए वह राल्स के बारे में जानती थी। हालांकि ऐश के राल्स का रूप उन तस्वीरों से थोड़ा अलग लग रहा था जो उसने पहले देखी थी। एक साइकिक टाइप और फेरी पोकेमोन? अगर हाँ, तो मैं इसे ही इस्तेमाल करूंगी। गिजेल ने पास पड़े पोके बॉल के ढेर में से एक पोके बॉल उठाए और फेंक दी। एक तेज रोशनी के साथ मैदान पर गैस जैसा एक पोकेमोन प्रकट हुआ। एक भूत प्रकार का पोकेमोन गैस्टली। ये तुम्हारा पोकेमोन तो नहीं है ना? गिजेल की हरकत देखकर ऐश ने भौहें चढ़ा लीं। बिल्कुल सही, ये सभी अकादमी द्वारा उपलब्ध कराए गए लड़ाकू पोकेमोन हैं। हालांकि मैंने इन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित नहीं किया है, लेकिन मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। घोस्ट और पॉइजन टाइप का गैस्टली आपके राल्स का एकदम सटीक जवाब है। आपको लगा था कि मैं होएंग क्षेत्र के पोकेमोन को नहीं पहचान पाऊंगा, है ना? कैसा लगा? ये तो किताबों से सीखा हुआ ज्ञान है। गिजेल ने गर्व भरे भाव से कहा। प्रत्यक्ष यात्रा के बजाय पाठ्य पुस्तकों का एक लाभ यह है कि आपको उन्हें वास्तविकता में देखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये यात्रा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान की तुलना में कहीं अधिक आसान, सुविधाजनक और समय बचाने वाला है। कोई और होता तो राल्स को पहचान ही नहीं पाता, लेकिन वह तो गिजेल थी। पुस्तकें, पुस्तकें, ये तो बहुत परेशान करने वाली बात है। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुम पुस्तकों से नहीं सीख सकते। दूसरे पक्ष द्वारा बार बार पुस्तकों का जिक्र करने से ऐश का लहजा धीरे धीरे चिड़चिड़ा हो गया। कई विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने से परहेज नहीं किया। उन्हें यह भी समझ आ गया था कि पोकेमोन मास्टर बनने के लिए यात्रा, अनुभव और सीखना अनिवार्य हैं। केवल व्यवहारिक अनुभव होने से कोई शक्तिशाली ट्रेनर नहीं बन सकता। लेकिन उन्हें ऐसे लोग भी बिल्कुल पसंद नहीं थे जो किताबी ज्ञान को ही सब कुछ मानते थे। पोकेमोन की लड़ाई का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो विविधता और ऐसे दांव खेलना ही है जिनकी विरोधी को उम्मीद न हो। आखिर कौन सा ट्रेनर हमेशा किताबी बातों का ही पालन करता है? चलो चलें, राल्स, ऑरा मेरे हृदय में है। राल्स। ऐश की आंखों में हल्की नीली रोशनी चमक उठी। राल्स के बाल बिना हवा के ही ऊपर उठ गए, जिससे उसकी नम आंखें दिखाई दी, जो उसी नीली रोशनी से झिलमिला रही थीं। ऑरा फ्यूजन। ऑरा फ्यूजन का इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता। पिछले 3 पोकेमोन में से केवल पिकाचू ही इसका इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि टीम में शामिल होने के तुरंत बाद राल्स सीधे तौर पर जुड़ने में सक्षम हो गया, और यह जुड़ाव पिकाचू के जुड़ाव से भी कहीं अधिक गहरा था। इसका कारण यह था कि ऑरा फ्यूजन पोकेमोन और उसके बीच के संबंध से जुड़ा हुआ है। संबंध को मित्रता या बंधन भी कहा जा सकता है। पिकाचू के साथ आमने सामने की टक्कर के बाद उनका और पिकाचू का तालमेल तेजी से बढ़ा और जल्द ही उस स्तर तक पहुंच गया जहां वे ऑरा फ्यूजन कर सकते थे। आखिरकार, पुरुषों के एक दूसरे को समझने का सबसे अच्छा तरीका मुक्केबाजी ही है। पिज्जियोटो और बटरफ्री के अभी तक उस स्तर तक न पहुंचने का कारण शायद ये था कि उनके बीच कोई शारीरिक झड़प नहीं हुई थी। लेकिन राल्स जन्म से ही एक ऑरा कनेक्शन स्थापित करने में सक्षम थी। शायद इसका कारण ये था कि अंडे से बाहर आने के बाद उसने उसे पहली नज़र में ही पहचान लिया था, इसलिए उसकी दोस्ती बेहद गहरी थी। ऑरा फ्यूजन से पोकेमोन की क्षमताओं में हर तरह से सुधार हो सकता है, जो कि एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से स्तर में वृद्धि के समान है। हालांकि राल्स के वर्तमान स्तर के साथ वह ऐश के ऑरा का ज्यादा असर सहन नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा वह उच्च साधारण स्तर से शिखर तक पहुंच सकती है, जो उन्नत स्तर से बस एक कदम दूर है। लेकिन दूसरी तरफ मौजूद गैस्टली केवल उच्च साधारण स्तर पर था, इसलिए ये स्तर पर्याप्त था। इसके अलावा ऑरा पावर केवल स्टैट्स बढ़ाने जितना आसान नहीं है। कितना प्यारा। जैसे ही ऐश राल्स को हमला करने के लिए भेजने वाला था, तभी सामने से गिजेल ने अचानक कहा, जिससे गैस्टली और ऐश दोनों चौंक गए। ये क्या बकवास है? लड़ाई शुरू होने पर कितना प्यारा कहते हो? ऐसा करोगे तो तुम्हारे पोकेमोन दुखी हो जाओगे, कमीने। गैस्टली ने भी गिजेल की ओर नाराजगी से देखा, लेकिन गिजेल अभी भी अपनी चमकदार, जीवंत आंखों से राल्स को घूर रही थी। पहले तो कटोरे जैसी हेयरकट वाली राल्स छोटी और प्यारी सी लगती थी, लेकिन अब जैसे ही उसके बाल ऊपर की ओर लहराए, राल्स का असली रूप गिजेल और बाकी सभी के सामने उजागर हो गया। गिसेले ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी छात्रों को राल्स का चेहरा देखकर ऐसा लगा जैसे किसी तीर ने उनके दिलों को छलनी कर दिया हो। इस दुनिया में इतना प्यारा पोकेमोन कैसे हो सकता है? अरे, हम अभी भी लड़ाई में हैं। माफ करना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाल ऊपर उठाने के बाद राल्स इतनी प्यारी लगेगी। क्या आपका मतलब यही था कि कुछ ऐसा जो पाठ्य पुस्तकों में नहीं दिखता? सच में,
पाठ्यपुस्तकों में राल्स की तस्वीर बालों से ढकी हुई ही है, ऊपर उठाए हुए नहीं। और आपकी राल्स के बाल सामान्य राल्स से थोड़े अलग लग रहे हैं। गिजेल ने अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐश के होंठ फड़फड़ाए और उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें राल्स की खूबसूरती नहीं दिखाना चाहता। उसे अपनी ताकत दिखाओ, राल्स। थंडर पंच का इस्तेमाल करो। गिजेल, थंडर पंच। राल्स, उसके छोटे छोटे हाथ पैर देखो। क्या वह थंडर पंच का इस्तेमाल कर सकती है? साइकिक टाइप पोकेमोन शारीरिक हमलों में बेहद कमजोर होते हैं। क्या तुम सच में उसे शारीरिक हमला करने दे रहे हो? और तुम्हारे राल्स के स्तर को देखते हुए थंडर पंच जैसे उच्च स्तरीय हमले का इस्तेमाल करना असंभव है, राल्स। जैसे ही गिजेल के शब्द खत्म हुए, राल्स की मुट्ठी पर सुनहरी बिजली की एक तेज चमक दिखाई दी। अगले ही पल, राल्स की आकृति पल भर में गायब हो गई। इससे पहले कि गिजेल कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, राल्स गैस्टली के सामने प्रकट हो गया और फिर उसने जोरदार थंडर पंच से हमला कर दिया। गैस्टली, जिसे गिजेल से कोई आदेश नहीं मिला था, सीधे ऊपर से नीचे तक जमीन पर पटक दिया गया। टकराना, धूल से हवा भर गई। मिस्टी ने मैदान के दृश्य को उस भाव से देखा, उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। क्या हुआ? क्या वो छोटा सा लड़का सच में थंडर पंच के बारे में जानता है? अगर उसे थंडर पंच आता भी है, तो इस शक्ति का क्या मतलब है? सामान्य साइकिक टाइप पोकेमोन शारीरिक हमलों में बेहद अकुशल और कमजोर होने चाहिए। ये नन्हा जीव कौन है? एक हिंसक लोली। अब समय आ गया है कंफ्यूजन। सभी लोग सदमे और आश्चर्य में थे, लेकिन ऐश ने अपना हमला नहीं रोका। लोहा जब गर्म हो तब चोट करो। हवा में मौजूद राल्स ने उसका छोटा हाथ दबाया और जमीन पर मौजूद गैस्टली को सीधे बाहर निकाल लिया। फिर, एक गेंद की तरह, राल्स ने कंफ्यूजन का इस्तेमाल करते हुए इसे बुरी तरह से पटका। एक पल के लिए पूरे मैदान में बैंग बैंग की आवाज गूंज उठी। राल्स ने खुद कंफ्यूजन का इस्तेमाल करते हुए हवा में तैरना शुरू कर दिया और ऐश ने तब तक रुकने का आदेश नहीं दिया जब तक कि गैस्टली को छठी बार जमीन पर पटक नहीं दिया गया, क्योंकि उसे लगा कि गैस्टली की आभा बहुत कमजोर हो गई है। पहले अन्य पोकेमोन को हराने के अपने अनुभव के आधार पर इस स्तर की आभा का मतलब था कि उसने लड़ने की क्षमता खो दी है। इस प्रकार इस युद्ध का परिणाम तय हो चुका था। राल्स ने धीरे से गैस्टली को, जो एक मरे हुए कुत्ते की तरह लग रहा था, गिजेल के सामने रख दिया और फिर ऐश के सामने तैरते हुए अपने हाथ फैलाए। राल्स, राल्स, क्या मैंने अच्छा किया? ऐश, राल्स, तुम वाकई कमाल हो। देखो, सब लोग तुम्हें देखकर दंग रह गए हैं। ऐश ने राल्स को प्यार से उठाया और उसे भीड़ के हाव भाव दिखाए। वहां मौजूद सभी लोग, जिनमें ब्रॉयर और मिस्टी भी शामिल थे जो ऐश को जानते थे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। किसने सोचा होगा कि राल्स जैसी इतनी नाजुक दिखने वाली छोटी लोली युद्ध में इतनी हिंसक होगी? यहां तक कि जब ऐश उसे जंगली पोकेमोन से लड़ने के लिए ले जाता था, तब भी वह इतनी हिंसक कभी नहीं हुई थी। इस आदमी ने एक और चाल छुपा रखी थी। मिस्टी और ब्रॉयर ने एक साथ मन ही मन सोचा। पहले, उसने प्यूटर जिम में लड़ाई के दौरान मिस्टी को पता चलने से बचाने के लिए ऑरा स्फीयर को छिपा दिया था। बाद में, उसने सेरुलियन जिम में लड़ाई के दौरान उन दोनों को पता चलने से बचाने के लिए वोल्टैकल को छिपा दिया। और अब, उसने वायलेंट लोली को छिपा दिया है। आखिर इस आदमी ने अपने पत्ते छिपाना किससे सीखा? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये सब कैसे हुआ? क्या तुम्हारे राल्स का स्तर पहले ही उन्नत स्तर पर पहुंच चुका है? गिजेल कुछ पल चुप रही, फिर उसे गैस्टली की याद आई जिसने लड़ने की क्षमता खो दी थी, और फिर उसने ऐश से पूछा। हालांकि वह अकादमी की एक होशियार छात्रा थी, फिर भी वह किसी पोकेमोन का स्तर सीधे तौर पर नहीं देख सकती थी। ये काम केवल ब्रॉय या मिस्टी जैसे अनुभवी ट्रेनर ही कर सकते थे। उसका स्तर आपके गैस्टली के स्तर के बराबर है। वही, क्या आप गैस्टली का स्तर पता लगा सकते हैं? मैं इसे क्यों नहीं पहचान पाऊंगा? असंभव। बिना उपकरण परीक्षण के अगर आप इसे नंगी आंखों से देखना चाहते हैं, तो आपको कम से कम जिम लीडर जैसी तेज नजर चाहिए होगी। गिजेल ने अवचेतन रूप से इस बात से इनकार किया। अगर ऐश सच में एक नौसिखिया ट्रेनर था, तो उसकी नजर इतनी तेज कैसे हो सकती थी? इसीलिए मैंने कहा था कि पाठ्यपुस्तकों में लिखी बातें अचूक नहीं होती। तथ्य साबित करते हैं कि मुझ जैसा ट्रेनर भी, जिसने केवल 1 महीने का सफर तय किया है, ये कर सकता है। ये कौशल मैंने यात्रा पर आने के बाद ही हासिल किया है। ऐश ने तरकीन होने के बावजूद अपनी बात को सही ठहराते हुए कहा। अगर उसने जो कहा वो झूठ भी था, तो क्या हुआ? ऐसे समय में तो आप अपनी स्पीड बिल्कुल भी नहीं खो सकते। इसके अलावा, उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने ये कैसे किया, उन्होंने केवल अपनी यात्रा शुरू करने के बाद हासिल किए गए कौशलों का जिक्र किया। उन शब्दों में कुछ भी गलत नहीं था। तथ्य स्पष्ट थे। ऐश का एक नौसिखिया होना, जिसने अभी अभी डेब्यू किया था, झूठा साबित नहीं किया जा सकता था। गिजेल ने लड़ाई से पहले ही इसकी पुष्टि कर दी थी, और उसने ये भी पुष्टि की थी कि उसके दोनों साथी जिम ट्रेनर थे। एक ट्रेनर जिसने अभी अभी डेब्यू किया था, उसके पास एलीट 4 लेवल एआई को हराने की रणनीति और पोकेमोन को एक नज़र में समझने की क्षमता थी।
इसके अलावा जिस विचित्र तरीके से उसने राल्स को पाला पोसा और 2 जिम ट्रेनर उसके सफर में उसका पीछा कर रहे थे, आखिर यह बंदा किस तरह का विलक्षण व्यक्ति था। पैलेट टाउन, यह शायद एक अनजाना गुमनाम सा छोटा सा कस्बा था, है ना? उस जगह में ऐसी क्या खास बात थी? खैर, लड़ाई के बाद तो तुम समझ ही गए ना। किताबों में लिखी बातें अटल सत्य नहीं होती। जमीनी हकीकत से रूबरू होकर ही तुम बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा जान सकते हो। सफर के दौरान तुम्हें अनगिनत ऐसी चीजें मिलेंगी जो किताबों में नहीं मिलती, बस तुम्हें उन्हें पहचानना होगा, ऐश ने राल्स को पकड़े हुए बड़े गर्व से कहा। यहाँ तक लिखते लिखते मुझे उम्मीद है कि पाठकों को हमारा डोमेन नाम याद होगा। ताइवान के नवों के लिए ताइवान नॉवल नेटवर्क 2on.com देखें। बहुत ही प्रभावशाली। कम से कम उसके दिमाग में मौजूद वह चैट ग्रुप किसी पाठ्य पुस्तक में तो कभी दिखाई ही नहीं दे सकता था। किसी समानांतर दुनिया से खुद से संवाद करना तो सरासर अकल्पनीय था। हे, मैं इसे तुम्हारी जीत मानूंगा। तुम्हारा लक्ष्य इंडिगो पठार सम्मेलन होना चाहिए, है ना? ये सही है। तो फिर इंडिगो पठार सम्मेलन में मिलते हैं। तब मैं अपने पोकेमोन से तुम्हें हरा दूंगी। गिजेल ने अपनी बात खत्म करते हुए अपने बाल झटक दिए और शान से चली गई। गिजेल की पीठ को देखकर ऐश खुद को रोक नहीं पाया और चिल्ला उठा, 1 मिनट रुको, पहले हमें वर्मिलियन सिटी की दिशा बताओ। शानदार आकृति बनाते हुए जा रही गिजेल लगभग लड़खड़ाकर गिर ही गई। इस तरह के माहौल में आप ये सवाल पूछ रहे हैं? क्या आप इस तरह के विषय के बारे में किसी भी छात्र से नहीं पूछ सकते थे? उस तरफ चलते रहो, तुम्हें रूट 107 दिख जाएगा। बस उस सड़क पर चलते रहो। गिजेल ने एक दिशा की ओर इशारा किया और फिर तेजी से कदम बढ़ाते हुए चली गई। हालांकि बाकी छात्र रुककर ऐश से एलीट 4 लेवल के प्रतिद्वंद्वी को हराने की रणनीति के बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन गिजेल पहले ही जा चुकी थी। उनके रुकने का कोई कारण नहीं था। क्या इससे दूसरों का मनोबल तो बढ़ेगा, लेकिन उनका अपना ही मनोबल गिरेगा। इसलिए कुछ ही समय में जो को छोड़कर बाकी सभी लोग अकादमी के ट्रेनिंग मैदान से चले गए थे। जो ने ऐश और बाकी लोगों को स्कूल के गेट तक छोड़ा, अलविदा कहते हुए हाथ हिलाया और उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प का भाव दिखाई दिया। वह भी अकादमी छोड़ने की तैयारी कर रहा था। ऐश की तरह वह भी कांटों में पैदल यात्रा करना चाहता था और जिमों को चुनौती देना चाहता था। इस जगह पर उसे न केवल अपने परिवार पर भारी शिक्षण शुल्क का बोझ डालना पड़ रहा था, बल्कि उसे ये भी नहीं पता था कि स्नातक होने में कितना समय लगेगा। वह उस पैसे का इस्तेमाल यात्रा के लिए कर सकता था। शायद यात्रा के दौरान उसे और भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। जो के अलावा अकादमी के कई अन्य छात्रों के मन में भी यही विचार था। पोकेमोन टेक अकादमी के शिक्षकों ने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। मिड लेवल और हाई लेवल के छात्रों को फील्ड ट्रिप पर ले जाने के तुरंत बाद उनका होम बेस चुरा लिया जाएगा। टेक्नोलॉजी अकादमी छोड़ने के बाद ऐश और बाकी लोग गिजेल द्वारा बताए गए रास्ते पर चले और आखिरकार एक सही सड़क पर पहुंच गए। अगर वे इसी सड़क पर चलते रहे तो जल्द ही वे अगले कस्बे या शहर पहुंच जाएंगे। वे अपने द्वारा उपयोग किए गए कैंपिंग के सामान की पुनःपूर्ति भी कर सकते थे। जब वे सड़क पर थे तो मिस्टी आखिरकार ऐश से वे सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाई जो वह अब तक पूछने से हिचकिचा रही थी। राल्स ने थंडर पंच कब सीखा? तुम जैसे लोग जो कांटों के सभी पोकेमोन को भी नहीं पहचानते, होएन और सिनोह क्षेत्रों के पोकेमोन से इतनी कुशलता से टीम कैसे बना लेते हो? और एंडेवा वाली रणनीति क्या थी? क्या वह तुमने खुद सोची थी? मिस्टी के मुंह से सवालों की झड़ी लग गई। उसके मन में पूछने के लिए बहुत सारी बातें थीं। हालांकि वह ऐश के सफर की शुरुआत से ही उसके साथ थी, फिर भी ऐश में आए बदलाव उसके लिए समझ से परे होते जा रहे थे। वह हर दिन उसकी नाक के नीचे ही इतनी सारी शानदार चीजें कैसे कर लेता था जिनके बारे में उसे पता भी नहीं चलता था। ये तो बहुत सारे सवाल हैं। मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? शुरू से शुरू करो, मिस्टी ने एक एक शब्द करके कहा। ब्रॉअर ने भी ऐश को जिज्ञासा से देखा। चुप रहने का मतलब यह नहीं था कि ब्रॉअर को उस पर शक नहीं था। आज ऐश की हरकतों से उसके बारे में ब्रॉअर की समझ ताज़ा हो रही थी। वे 10 दिनों से अधिक समय से साथ थे। इतना ही नहीं, ऐश के हाथों में मौजूद पोकेमोन की विकास स्पीड उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। हर बार जब वह ऐश को लड़ते देखता तो वह कुछ नया दिखाता। इससे ब्रॉअर के मन में यह सवाल उठा, क्या ऐश सच में एक नौसिखिया ट्रेनर था? कौन सा नौसिखिया ट्रेनर ऐश की तरह प्रदर्शन कर सकता है? ठीक है, राल्स ने थंडर पंच कुछ ही दिन पहले सीखा है। सिर्फ थंडर पंच ही नहीं, राल्स को कई और कौशल आते हैं। डिसेबल, कंफ्यूज रे, मीन लुक। ये सभी कौशल राल्स ने लेवल बढ़ने के बाद सीखे हैं। राल्स के अनुसार वह इन्हें जन्म से जानती थी, बस पहले वह इनका इस्तेमाल नहीं कर पाती थी क्योंकि उसका लेवल इतना ऊंचा नहीं था। ये सुनकर मिस्टी और ब्रॉअर ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों को एक दूसरे के चेहरे पर स्पष्ट रूप से उलझन दिखाई दे रही थी। पोकेमोन का स्तर बढ़ने के साथ साथ नई क्षमताएं सीखना सामान्य बात है, लेकिन राल्स के अनुसार उसने ये क्षमताएं सीखी नहीं थी, बल्कि स्तर बढ़ने के बाद ही उसे ये क्षमताएं अनलॉक हुई। ये बात बहुत ही अजीब थी। एलीट 4 ट्रेनर को हराने के लिए इस्तेमाल की गई रणनीतियों के बारे में तो प्रोफेसर ओक ने ही मुझे सिखाया था। हालांकि मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था।
मुझे पोकेमोन लड़ाइयों से जुड़ी हर चीज में बहुत दिलचस्पी है। एक दिन मैंने प्रोफेसर ओक को ऑनलाइन किसी से लड़ने के लिए कुछ खास रणनीतियों का इस्तेमाल करते देखा, इसलिए मैंने चुपचाप उन पोकेमोन को याद कर लिया। जब संदेह हो तो सारा दोष ओक पर डाल दो। वैसे भी वह चैट ग्रुप का खुलासा नहीं कर सकता था। एक झूठ को गढ़ने के लिए अनगिनत झूठों की जरूरत होती है। ऐश ने प्रोफेसर ओक की शिक्षाओं के बारे में बढ़ चढ़कर बातें की और सारा दोष प्रोफेसर ओक पर डालने के लिए दृढ़ संकल्पित था। खैर, ब्रॉलर और मिस्टी के पास इस समय प्रोफेसर ओक से इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था। जब तक वे फोन वाली किसी जगह पर पहुंचते तब तक शायद वे दोनों इसके बारे में भूल चुके होते। इस तरह ऐश ने घटना को सफलतापूर्वक टाल दिया, लेकिन मिस्टी और ब्रॉलर ने चुपचाप राज से संबंधित मामले पर ध्यान दिया। आकाश से गिरता हुआ पोकेमोन अंडा, अंडे से निकलने के बाद शाइनी पोकेमोन बनना, अपनी प्रजाति से अलग विकास क्षमताएं होना और बिना पढ़ाई किए ही कई तरह के कौशल सीख लेना, ये सभी संकेत बताते हैं कि इस राल्स की उत्पत्ति काफी असाधारण थी। दोनों ने ऐश को यह चेतावनी भी दी कि वह राल्स की विलक्षणताओं के बारे में दूसरों को न बताए और राल्स की अतिरंजित ताकत का कम प्रदर्शन करने की कोशिश करे जो उसके स्तर से परे थी। इस पर ऐश ने जवाब दिया, ऐसी कौन सी असाधारण शक्ति है जो उसके स्तर से परे है? ओह, तुम्हारा मतलब राल्स की मचैम्प जैसी शक्ति से है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी आभा में विलीन होने के बाद राल्स को मेरी शक्ति का एक अंश प्राप्त हुआ, इसीलिए उसमें इतनी असाधारण शक्ति है। वह स्वयं वास्तव में बहुत कोमल है, इसलिए उसे गलत मत समझो। ऐश ने राल्स के छोटे से सिर को अपने कंधे पर सहलाते हुए उसका बचाव किया। ये सुनकर उन दोनों की निगाहें धीरे धीरे ऐश की ओर अजीब सी हो गईं। पता चला कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिनके विशेष गुणों के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। पोकेमोन अकादमी की घटना के बाद 3 दिन बीत गए। ऐश ने गिजेल द्वारा बताए गए रास्ते का अनुसरण किया और सफलतापूर्वक एक छोटे से कस्बे में पहुंच गया, जहां उसने कैंपिंग के लिए कुछ सामान खरीदा और फिर से आगे बढ़ गया। परिणामस्वरूप एक दिन से भी कम समय में उन्हें पता चला कि वे फिर से रास्ता भटक गए हैं। ये कैसी भूतिया जगह है? ये सारे पेड़ एक जैसे दिखते हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम अभी कहाँ हैं। ऐश ने नक्शे को देखा और असंतुष्टि से शिकायत की। वे चारों ओर से जंगल से घिरे हुए थे और आधे दिन तक चक्कर लगाने के बाद वे वापस उसी जगह पर आ गए थे। नक्शा देखकर भी उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वे कहाँ हैं। वर्मिलियन सिटी जाने का रास्ता बहुत कठिन है। आखिर दूसरे लोग वर्मिलियन सिटी तक पहुंचते कैसे हैं? चिंता मत करो ऐश, ये जंगल बहुत बड़ा नहीं है। अगर हम रास्ता भटक भी गए तो बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और सबसे जरूरी बात, दोपहर के खाने का समय हो गया है। चलो साथ मिलकर खाना बनाते हैं। ब्रॉ बोलते ही अपने स्पेशल बैकपैक से खाना पकाने के कई औजार निकालने लगा। ब्रॉ को खाना पकाने में पहले से ही बहुत रुचि थी। ऐश के रूप में एक समान सोच वाला साथी मिलने के बाद खाना बनाने के प्रति उसका उत्साह और भी बढ़ गया। नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने के लिए ऐश मदद करने की जिम्मेदारी संभालता था, जबकि मिस्टी खाने के बर्तन लगाने और गंदगी साफ करने का काम करती थी। तीनों के बीच काम का स्पष्ट विभाजन था और यात्रा काफी सौहार्दपूर्ण रही। ऐश में 6 महीने पहले की तुलना में बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। जो पहले सिर्फ सब्जियां काट पाता था, अब वह कई तरह के व्यंजन बना सकता था। हालांकि ब्रॉ की तुलना में स्वाद में अभी भी थोड़ा अंतर था, लेकिन एक नौसिखिए के लिए इस तरह की प्रस्पीड पहले से ही डरावनी थी। किसी कारणवश ऐश को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी याददाश्त और शारीरिक समन्वय पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए हैं। पहले से तात्पर्य उसकी यात्रा शुरू करने से पहले के समय से है। शायद यह ऑरा पावर द्वारा किए गए बदलाव से संबंधित था। ऑरा मानव शरीर के भीतर जीवन के स्रोत का भी प्रतिनिधित्व करता है। ऑरा में अचानक हुई वृद्धि ने उसकी याददाश्त को काफी हद तक बढ़ा दिया होगा। इसी वजह से ऐश चीजें बहुत जल्दी सीख लेता था। चाहे खाना बनाना हो, पोकेमोन पालना और उनकी देखभाल करना हो, या पोकेमोन से जुड़ी कोई जानकारी हो, ऐश एक उदाहरण से दूसरे उदाहरण तक आउटकम निकाल सकता था। समूह में ब्रीडर ऐश के आकलन के अनुसार वर्तमान ऐश को पहले से ही मध्य स्तरीय ब्रीडर माना जाना चाहिए। ऐश की प्रस्पीड के अलावा ऐश के पोकेमोन में भी अपने अपने तरीके से सुधार हुआ था। बटरफ्री और पिट्जियोटो अंततः एडवांस्ड लेवल पर पहुंच गए और दोनों मिड लेवल एडवांस तक पहुंच चुके थे। हालांकि बाद वाला पहले वाले की तुलना में मध्य स्तरीय उन्नत स्तर तक तेजी से पहुंच गया। पिट्जियोटो की नस्लीय बढ़त धीरे धीरे दिखने लगी थी। दूसरी ओर पिकाचू एलीट पीक पर पहुंच चुका था और लगभग सुपीरियर लेवल पर था। महज 1 महीने में हाई ऑर्डिनरी से एलीट पीक तक पहुंचने की यह स्पीड पहले से ही बेहद तेज थी, और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि वह सिर्फ एक पिकाचू था। एक सामान्य पिकाचू की विकास स्पीड बटर आधा फर पे बड़ी ई की मात्रा की तुलना में बहुत तेज नहीं होनी चाहिए। यह एक नस्लीय सीमा है। हालांकि ट्रेनिंग विधियों, लड़ाइयों की संख्या आदि में अंतर के कारण कुछ भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन ये बटरफ्री से इतना तेज नहीं होना चाहिए। आखिरकार पिकाचू और बटरफ्री दोनों का ट्रेनर एक ही है। इससे बस यही साबित हुआ कि उसका पिकाचू वाकई आम पिकाचू से अलग था। इसीलिए तो टीम रॉकेट के लोग इतने जिद्दी थे।
अंत में राल्स थी। 3 दिन पहले हुए युद्ध के दौरान वह पहले से ही उच्च साधारण स्तर पर थी और अब भी वह उच्च साधारण स्तर पर ही है। दरअसल राल्स की विकास स्पीड को देखते हुए अब तक उसका सामान्य स्तर पर पहुंच जाना स्वाभाविक था। उसकी विकास स्पीड इतनी तेज थी कि पिकाचू भी उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। लेकिन समूह के विशेषज्ञों ने ऐश को सुझाव दिया कि यदि वह राल्स का पालन पोषण कर रहा है तो राल्स के आंकड़ों को उसकी वर्तमान सीमा तक अधिकतम करना सबसे अच्छा होगा और फिर उसे अपना स्तर बढ़ाने दें। राल्स के 6 स्टैट्स की ऊपरी सीमा एस रैंक है, लेकिन अब तक राल्स के स्टैट्स को अधिकतम बी रैंक तक ही बढ़ाया गया है और फिर उसका स्तर बढ़ गया। एक बार लेवल बढ़ने पर स्टेट रेटिंग गिर जाती है, इसलिए राल्स के स्टेट्स कभी भी अधिकतम मूल्य तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि ब्रीडर ऐश ने समूह में जो कहा उसके अनुसार पोकेमोन के वर्तमान स्टैट्स को अधिकतम सीमा तक बढ़ाना सबसे अच्छा है। इस तरह अगले स्तर पर जाना कार्ड पलटने जितना आसान हो जाता है। किसी पोकेमोन का लेवल जितना ऊंचा होता है उसे बढ़ाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, ऊंचे लेवल पर उसकी क्षमताओं को बढ़ाना भी उतना ही कठिन हो जाता है। सुपीरियर लेवल के पोकेमोन के लिए किसी स्टैट को सी से बी तक बढ़ाना एडवांस्ड लेवल के पोकेमोन के लिए किसी स्टैट को बी से ए तक बढ़ाने की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। लेकिन अगर आप लेवल बढ़ाते हैं तो स्टैट लगभग आधा रैंक से एक रैंक तक ही गिरेगा। इसलिए अगर आप पोकेमोन के स्टैट्स को उसके वर्तमान लेवल की सीमा तक बढ़ा देते हैं तो लेवल बढ़ने पर गिरने के बाद उन्हें फिर से बढ़ाना आसान होगा। इसलिए ऐश ने फिलहाल अपने पोकेमोन के स्तर को बढ़ाने पर ध्यान देना बंद कर दिया था। इसके बजाय ब्रीडर ऐश द्वारा सिखाई गई विधि का पालन करते हुए वह अपने पास मौजूद पोकेमोन को लगातार प्रशिक्षित करता रहा और पहले उनकी क्षमताओं को अधिकतम सीमा तक पहुंचाने का प्रयास करता रहा। इससे उनके भविष्य को भी बहुत लाभ होगा। अंत में ब्रॉर और मिस्टी के पोकेमोन थे। मिस्टी का स्टारयू एलीट पीक पर पहुंच चुका था, जो स्टारमी की तरह ही प्रोफेशनल लेवल की दहलीज पर अटका हुआ था। पहले वाले के जियोड्यूड और ओनिक्स दोनों हाई एडवांस्ड लेवल पर पहुंच चुके थे। जियोड्यूड के लेवल में आगे निकलने का कारण यह था कि वह ग्रेवलर में विकसित हो गया था। विकास से मिले बूस्ट के कारण उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया और वह ओनिक्स के बराबर पहुंच गया। जुबत का स्तर धीमी वृद्धि के चरण में था। वर्तमान में ये केवल मध्य स्तर सामान्य पर है, जबकि पहली बार पकड़े जाने पर यह निम्न स्तर सामान्य पर था। सेरुलियन शहर से आधे महीने तक बाहर रहने के बाद तीनों के प्रदर्शन में जो सुधार हुआ वह ऊपर वर्णित है। 1 सप्ताह 20 टैमर एजे से मुलाकात में, 1 सप्ताह पोकेमोन अकादमी पहुंचने में और फिर आज से 3 दिन बाद, कुल मिलाकर 17 दिन। आधा घंटा बीत चुका था और ब्रॉलर और ऐश ने खाने से भरी पूरी मेज तैयार कर ली थी, जिसमें हर पोकेमोन के लिए राशन भी शामिल था। जैसे ही तीनों खाना शुरू करने वाले थे उनके सामने एक छोटा सा ऑडिश प्रकट हो गया। ऑडिश के प्रकट होने से उन तीनों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। उसने नम आंखों से ऐश और अन्य लोगों की ओर देखा और धीरे से कुछ बुदबुदाई। मिस्टी और ब्रॉर ने एक साथ ऐश की ओर देखा। वहां मौजूद लोगों में से वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो समझ सकता था। ऑडिश कहती है कि उसे भूख लगी है। क्या हम उसके साथ थोड़ा खाना बांट सकते हैं? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, तुम्हारे लिए। ऐश ने अनुवाद पूरा करने के बाद तुरंत एक कटोरा निकाला, उसमें जल्दी से थोड़ा खाना डाला, फिर ऑडिश के पास आया और धीरे से कटोरा उसकी तरफ कर दिया। ऑडिश ने सहज रूप से पहले 2 कदम पीछे लिए, फिर आगे की ओर उछला और तेजी से खाना शुरू कर दिया। ये छोटा सा बच्चा सचमुच भूखा लग रहा है। मिस्टी भी पास आकर ऐश के बगल में बैठ गई और आह भरते हुए बोली, हाँ, मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। मेरे पास अभी तक कोई ग्रास टाइप पोकेमोन नहीं है, ऐश ने अचानक कहा। ऑडिश का अंतिम विकास वाइलप्लम वास्तव में काफी शक्तिशाली पोकेमोन है। हालांकि लीफ स्टोन बहुत महंगा है, लेकिन वाइलप्लम की ताकत के मुकाबले ये काफी फायदेमंद है। समूह के विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित कांटों के घास प्रकार के पोकेमोन में ऑडिश परिवार को भी शामिल किया गया था। ऑडिश का अंतिम विकसित रूप वाइलप्लम क्लोरोफिल क्षमता के साथ मिलकर काफी शक्तिशाली प्रभाव डालता है। ताइवान नोबेल नेटवर्क का अनुभव शानदार है। TuOn.com बहुत बढ़िया है। चाहे इसका इस्तेमाल समर्थन के लिए किया जाए या विरोध के लिए, इसके महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। वाइलप्लम और बटरफ्री में कुछ समानताएं हैं, लेकिन आमतौर पर उनकी सहायता करने की दिशाएं अलग अलग हैं। बटरफ्री प्रतिद्वंदी पर स्टेटस प्रभाव डालती है और साथ ही हमारी स्पीड भी बढ़ाती है, जबकि वाइलप्लम का उपयोग घासीदार क्षेत्र स्थापित करने के लिए किया जाता है। घासीदार मैदान के कई टास्क हैं और कुछ पोकेमोन के कौशल इस मैदान के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक ऐसा मूव है जो घास प्रकार के पोकेमोन को काफी बढ़ावा देता है। संक्षेप में, ऑडिश का संवर्धन मूल्य अच्छा है। साथ ही उसके सामने मौजूद सभी ऑडिश के आंकड़े ग्रेड सी तक पहुंच चुके हैं। स्पीड और विशेष आक्रमण ग्रेड बी पर हैं। ये पहले से ही एक अच्छी क्षमता है। ऐश सोच रहा था कि पहले ऑडिश को कुछ खाना देकर रिश्वत दे, फिर उससे युद्ध करने और उसे पकड़ने के लिए कहे। तब शायद वह मना नहीं करेगी, है ना? बुलबा बुलबा। ऐश जब अपनी खूबसूरत कल्पना में खोया हुआ था, तभी एक आवाज ने उसे उसकी दिवास्वप्न से बाहर निकाल दिया।
उसने आवाज की तरफ देखा और फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जो गहरे सदमे को दर्शाती थीं। बुल्बासौर। ऐश के सामने घास प्रकार का पोकेमोन प्रकट हुआ, जिसे कांटों में स्टार्टर पोकेमोन के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम बुल्बासौर है। जब प्रत्येक क्षेत्र के ट्रेनर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो उन्हें स्थानीय विशेष दूत से एक प्रारंभिक पोकेमोन मिल सकता है। केवल बेहतर विकास वाले क्षेत्रों में ही उन्हें बुल्बासौर, स्क्विर्टल और चार्मंडर में से 3 विकल्प मिलते हैं। इसलिए इन तीनों पोकेमोन को कांटो स्टार्टर पोकेमोन भी कहा जाता है। पैलेट टाउन, जहां ऐश रहता है, एक विकसित शहर नहीं है, ये बस एक ग्रामीण कस्बा है। लेकिन प्रोफेसर ओक के वहां होने के कारण उनके कस्बे के जो ट्रेनर यात्रा पर जाते हैं, उनके पास चुनने के लिए स्टार्टर पोकेमोन मौजूद होते हैं। उसने मूल रूप से इसलिए कहा क्योंकि वह अपवाद था। हालांकि पिकाचू ऐश के दिल के बहुत करीब था और उसका पिकाचू बहुत खास था, फिर भी ऐश वास्तव में एक स्टार्टर पोकेमोन चाहता था क्योंकि यही वह पोकेमोन था जिसे पाने का सपना उसने बचपन से देखा था। हालांकि लीग में कई स्टार्टर पोकेमोन हैं, लेकिन जंगली स्टार्टर पोकेमोन बहुत दुर्लभ हैं। उन्हें अपनी यात्रा के 1 महीने से भी कम समय में ऐसी किसी चीज का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। बुल्बासौर, चलो युद्ध करें। ऐश उत्साहित चेहरे के साथ खड़ा हो गया और बुल्बासौर पर जोर से चिल्लाया। तेज आवाज से खाना खा रही ऑडिश चौंक गई। उसने खाना बंद कर दिया, ऐश की तरफ देखा, फिर बुल्बासौर की तरफ, और अंत में कुछ अनिच्छा से अपने सामने रखा खाना छोड़कर बुल्बासौर के पीछे जाकर खड़ी हो गई। ब्रॉर ने ये देखा और विचारमग्न भाव प्रदर्शित किया। ऐसा लगता है कि यह ऑडिश और यह बुल्बासौर एक दूसरे को जानते हैं। क्या वे एक ही ट्रेनर के अधीन पोकेमोन हो सकते हैं? अब ऑडिश के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो किसी बच्चे को उसके माता पिता ने जंक फूड खाते हुए पकड़ लिया हो। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बुल्बासौर और ऑडिश एक ही ट्रेनर के पोकेमोन हो सकते हैं और उनके बीच एक नेता अनुयायी का रिश्ता है। अरे, वही ट्रेनर, कितनी अफसोस की बात है। ये सुनकर ऐश के चेहरे पर अफसोस के भाव आ गए। उसने यही सोचा था, आखिर जंगल में स्टार्टर पोकेमोन से मिलना इतना आसान कैसे हो सकता है। संख्या के लिहाज से स्टार्टर पोकेमोन की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन वे सभी लीग के नियंत्रण में हैं। जंगल में उनकी दुर्लभता किसी छद्म पौराणिक पोकेमोन से कम नहीं है। इसके अलावा ये बुल्बासौर एक शीर्ष स्तरीय स्टार्टर पोकेमोन था। प्रजाति बुल्बासौर। लिंग पुरुष। प्रकार घास विष। स्तर उच्च साधारण। क्षमता अतिवृद्धि। कौशल टैकल, रेजर लीफ, वाइन विप। 6 आयामी आंकड़े। आक्रमण सीख बी, विशेष आक्रमण बी, 1 रक्षा सीख बी, विशेष रक्षा सीख बी, एचपी बी, 1 स्पीडा ए। 3 ए और 3 बी ग्रेड की संभावित आंकड़ों के साथ यह ऐश द्वारा अपने पिकाचू और राल्स के अलावा देखा गया सबसे मजबूत टैलेंट था। इसके अलावा इसका स्तर भी उच्च साधारण था। अगर यह कोई जंगली पोकेमोन होता तो ये स्तर वाकई बहुत ऊंचा होता। लेकिन अगर इसका कोई ट्रेनर होता तो इस स्तर के आधार पर उस ट्रेनर ने भी हाल ही में, लगभग उसी समय, पोकेमोन के साथ ही पोकेमोन की तरह पोकेमोन की शुरुआत की होगी। अब उसके पास उन्नत स्तर के पोकेमोन की एक श्रृंखला होने का कारण आंशिक रूप से ये था कि पिकाचू की विकास स्पीड उसकी प्रजाति से अलग थी, और आंशिक रूप से यह कि पित्जियोटो को पकड़े जाने पर वह पहले से ही उच्च स्तर पर था, जबकि बटरफ्री एक बग प्रकार का पोकेमोन था जो शुरुआती चरणों में बहुत तेजी से बढ़ता था। कई संयोगों के चलते 1 महीने पहले ही डेब्यू करने वाले उस ट्रेनर के पास 3 एडवांस्ड लेवल पोकेमोन थे। सामान्य तौर पर डेब्यू के 1 महीने बाद 6 साधारण स्तर के पोकेमोन होना काफी अच्छा होगा। किसी जिम को चुनौती देने में, यहां तक कि सबसे कम कठिनाई स्तर पर भी, सैद्धांतिक रूप से 1.5 महीने से अधिक का समय लगता है। ऐश और गैरी जैसे लोग नौसिखिया ट्रेनर में अपवाद ही माने जा सकते हैं। इसके अलावा बुल्बासौर के आंकड़े देखने के साथ साथ ऐश अब बुल्बासौर की एट्रीब्यूटों और उसके कुछ कौशलों का भी पता लगा सकता था। हालांकि आई ऑफ इनसाइट एक ऐसा कौशल था जिसे ऐश ने हासिल किया था, लेकिन ऐश के अनुभव और दृष्टि में वृद्धि के साथ साथ इसमें लगातार सुधार होता रहेगा। एक दिन उसकी अंतर्दृष्टि की क्षमता ब्रीडर ऐश के स्तर तक बढ़ जाएगी। बुल्बा बुल्बा। जैसे ही ऐश को पछतावा होने लगा, बुल्बासौर ने अचानक उस पर 2 बार भौंका। मैंने उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया। ऑडिश खुद भूखी थी और खाना ढूंढने आई थी। तुम्हारे ट्रेनर को क्या हो गया है? अपने ही पोकेमोन को इतना भूखा छोड़कर उसके लिए खाना क्यों नहीं बना रहे? बुल्बासौर की बात समझकर ऐश ने असंतुष्ट होकर जवाब दिया। ये कहना कि उसने ऑडिश को खाने के लिए गंदी चीजें दी, ये तो एक मजाक है। ये तो उसके और ब्रॉ द्वारा बनाया गया पौष्टिक भोजन था जो मनुष्यों और पोकेमोन दोनों के लिए उपयुक्त था। भले ही आप एक ऐसे पोकेमोन हो जिसका कोई ट्रेनर हो, फिर भी आपको मुझसे माफी मांगनी होगी। बुल्बा बुल्बा बुल्बा, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कोई ट्रेनर नहीं है। ओह, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? बुल्बासौर के शब्दों ने ऐश को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया, और फिर उसने अनजाने में ऑडिश द्वारा छोड़े गए भोजन के 1/3 से भी कम भाग वाले कटोरे को उसकी ओर धकेल दिया। बुल्बासौर ने उसे बेल की मार से पकड़ा, फिर धीरे से एक बेल का इस्तेमाल करके थोड़ा सा खाना उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। अगले ही पल बुल्बासौर के भावहीन चेहरे पर बेहद संतुष्टि का भाव आ गया। ऐश और ब्रॉ ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों की आंखों में संतुष्टि का भाव स्पष्ट था।
दूसरों या पोकेमोन द्वारा उनके खाना पकाने की सराहना मिलना उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। बुल्बासोर ने अभी कहा कि उसका कोई ट्रेनर नहीं है। लगता है तुमने गलत अनुमान लगाया, ब्रो। खैर, ऑडिश और बुल्बासोर शायद एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि वे जंगल में साथ रहते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम यात्रा के बाद जंगल में मुझे स्टार्टर पोकेमोन में से कोई मिल जाएगा। ये तो किस्मत ही है, ब्रो ने उत्साहित ऐश की ओर देखते हुए कहा। ऐश के साथ यात्रा करते हुए महज 1 महीने में ही उन्हें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा जो दूसरे ट्रेनर को शायद सालों में भी देखने को न मिले। कई चीजें तो सिर्फ अच्छे फेट का नतीजा लग रही थी, लेकिन ये फेट किसने दिया था? परिणाम स्वतः स्पष्ट प्रतीत हुआ। ब्रो की तुलना में मिस्टी को ज्यादा जानकारी थी। घर छोड़ने के तुरंत बाद हो से मिलना और इंद्रधनुषी हीरो के लिए उम्मीदवार के रूप में चुना जाना। इस तरह की किस्मत को महज अच्छी कहना अब उचित नहीं होगा, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ये नियति में लिखा था। बाद में उसका सामना बेहद दुर्लभ शाइनी राज से हुआ और फिर आधे महीने बाद उसकी मुलाकात बुल्बासोर से हुई, जो दुर्लभ स्टार्टर पोकेमोन में से एक है। ये सचमुच स्वर्ग के नियमों को चुनौती देने जैसा था, है ना? ऐश से कुछ ही दूरी पर बुल्बासोर ने खाना खत्म किया और तभी उसने प्रतिक्रिया दी, अपने हरे रंग के चेहरे पर हल्की सी शर्म के साथ ऐश की ओर देखा। उसने अभी अभी कहा था कि ऐश और बाकी लोग ऑडिश को खाने के लिए गंदी चीजें दे रहे थे, लेकिन फिर वह मुड़ा और बचा हुआ खाना चट कर गया। ये तमाचा कुछ ज्यादा ही तेजी से लगा। लेकिन पोकेमोन ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। उसने ऐश को सिर हिलाकर धन्यवाद दिया और फिर ऑडिश को अपने साथ ले जाने का इरादा किया। ये देखकर ऐश ने तुरंत बुल्बासोर को पुकारा, एक पल रुको, बुल्बासोर। चूंकि तुम्हारा कोई ट्रेनर नहीं है, तो क्यों ना तुम मेरे पोकेमोन बन जाओ। इस तरह तुम्हें हर दिन ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। बेशक, मैं तुमसे सीधे पकड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, हम पहले एक लड़ाई कर सकते हैं। किसी पोकेमोन को पकड़ने के लिए आपको पहले पोकेमोन से लड़ाई करनी होगी और जंगली पोकेमोन को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा, तभी आप उसे सामान्य रूप से पकड़ सकते हैं। ये तो आम बात है। हालांकि अंडों से निकलने वाले पोकेमोन एक अपवाद हैं। बुल्बासोर के चेहरे पर स्पष्ट रूप से हिचकिचाहट के भाव दिखाई दिए, लेकिन अंत में उसने अपना सिर हिला दिया। बुल्बा बुल्बा बुल्बा, मुझे अभी भी कुछ बचाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्या उसे किसी चीज की रक्षा करनी है? चूंकि उसके पास कोई ट्रेनर नहीं है, तो उसे किस चीज की रक्षा करने की आवश्यकता है? ऐश इस बुल्बासोर को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था, न केवल बुल्बासोर की दुर्लभता और उसे पाने की उसकी लंबे समय से इच्छा के कारण, बल्कि इसलिए भी कि इस बुल्बासोर का व्यक्तित्व उसे बहुत पसंद आया। शुरुआत में अवचेतन रूप से ऑडिश की रक्षा करने से लेकर एक वादे के खातिर संभावित रूप से उत्कृष्ट परिस्टेटसियों को छोड़ने का विकल्प चुनने तक, ये देखा जा सकता है कि इस बुल्बासोर का चरित्र वफादार था और उसने अपना वचन निभाया। अगर उसने इसके लिए कड़ी मेहनत नहीं की, तो ऐश को अपने सपनों में इसका पछतावा होगा। इसलिए ऐश ने प्रस्ताव रखा कि वह बुल्बासोर के साथ जाकर ये देखना चाहता है कि वह किसकी रक्षा कर रहा है। ये देखना चाहता है कि क्या वहां की समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो सकता है, और फिर बुल्बासोर को अपनी यात्रा पर ले जाना चाहता है। बुल्बासोर कुछ देर तक हिचकिचाया, लेकिन अंततः सहमति में सिर हिलाया और ऐश को अपने वर्तमान निवास स्थान पर ले गया। ऐश और बुल्बासोर के बीच समझौता होते देख ब्रो ने कहा, जल्दी नहीं है, पहले खाना खा लेते हैं। ऑडिश का पेट अभी भरा नहीं है। ठीक है, बुल्बासोर, शायद तुम्हारा भी पेट नहीं भरा है। ऑडिश को यहाँ लाओ और बाकी पोकेमोन के साथ थोड़ा खा लो। ऐश ने बुल्बासोर और ऑडिश को भी कई पोकेमोन के साथ खाने के लिए गर्मजोशी से आमंत्रित किया। ऑडिश और बुल्बासोर पिकाचू और बाकी लोगों के पास आ गए। पिकाचू ने बुल्बासोर के साथ अपने पोकेमोन खाने का एक हिस्सा बड़े प्यार से बांटा। बुल्बासोर ने उसे चखा, हालांकि स्वाद उसे उतना पसंद नहीं आया, फिर भी वह काफी अच्छा था। उसे देखकर वह व्यक्ति काफी आकर्षक लग रहा था, और यहाँ का खाना भी वाकई स्वादिष्ट था। द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा रफेट वर्ष, उसने उस छोटे से घर की रक्षा करने का फैसला किया था, इसलिए वह उस थोड़े मूर्ख दिखने वाले इंसान के साथ नहीं जा सका। पिकाचू के अलावा राल्स और अन्य पोकेमोन ने भी बुल्बासोर और ऑडिश को दोस्ताना संकेत भेजे। बुल्बासोर, जो शुरू में थोड़ा सतर्क था, धीरे धीरे सहज हो गया। इस बार जिस व्यक्ति से वह मिला, वह वाकई उन लोगों से अलग था जिनसे वह पहले मिल चुका था। पोकेमोन के बीच दोस्ताना मेलजोल के अलावा उसे मुफ्त में खाना भी मिल रहा था। इतना ही नहीं, उस इंसान की उसमें स्पष्ट इच्छा थी, लेकिन उसने उसे जबरदस्ती पकड़ने का विकल्प नहीं चुना। एक जंगली पोकेमोन होने के नाते अगर वह हार जाता, तो उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता, चाहे उसे जबरदस्ती पकड़कर ले जाया ही क्यों न जाता। लेकिन उस व्यक्ति ने पोकेमोन को पकड़ने से पहले उसकी इच्छा पूछी। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। रुको, क्या उस इंसान ने अभी अभी उसे समझा? ऐश के बारे में सोचते हुए, जिसने उसे धाराप्रवाह जवाब दिया था, बुल्बासोर के चेहरे पर अचानक एक अजीब भाव प्रकट हुआ। यह एक इंसान है, पोकेमोन नहीं। वह पोकेमोन की भाषा कैसे समझ सकता है? वाकई, यह इंसान बहुत ही असामान्य है। बुल्बासोर को ऐश के बारे में गहरी जिज्ञासा थी, वह अब तक मिले सभी इंसानों में सबसे खास था।
पेट भर खाने पीने के बाद मिस्टी ने बर्तन साफ किए और कैंपिंग का सारा सामान वापस अपने स्पेशल बैकपैक में रख दिया। फिर वे तीनों बुल्बासोर और ऑडिश के पीछे पीछे उनके घर की ओर चल दिए। कुछ ही देर में तीनों एक लकड़ी के केबिन के सामने पहुंच गए। केबिन के सामने खुले मैदान में एक छोटी लड़की बैठी हुई थी और केबिन के सामने कई पोकेमोन मौजूद थे। वह लड़की व्यवस्थित तरीके से जड़ी बूटियों को पीस रही थी और फिर उन्हें कुछ घायल पोकेमोन पर लगा रही थी। शोर सुनकर लड़की ने ऊपर देखा और उसे बुल्बासोर के साथ साथ ऐश के 3 साथियों और पिकाचू को भी देखा। बुल्बासोर, तुम वापस आ गए। ये तीनों हैं। मेरा नाम ऐश है, मैं पैलेट टाउन से हूँ। ये मिस्टी है, सेरुलियन सिटी की जिम लीडर। ये है, मैं ब्रॉ हूँ, प्यूटर सिटी का जिम लीडर। ऐश के परिचय से पहले ही ब्रॉ ऐश के सामने खड़ा हो गया और उसने अपना परिचय दे दिया। ऐश ने अपना सिर खुजाया और मिस्टी की ओर हैरानी भरे भाव से देखा। मिस्टी ने कंधे उचकाए और ऐश को बेबसी भरी मुस्कान दी। दरअसल उसने पहले भी गौर किया था कि ब्रॉ को बड़ी बहनों से कोई आपत्ति नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी तीनों बहनें भी उसके लिए काफी अहमियत रखती थीं। यह आदमी बाहर से तो ईमानदार दिखता है, लेकिन अंदर से थोड़ा कामुक है। हालांकि अभी तो वह सभ्य ही है, बस अपने आप को इस आम तरीके से व्यक्त कर रहा है। भविष्य में क्या होगा, कौन जाने। तीनों के परिचय सुनने के बाद लड़की थोड़ी देर रुकी और फिर धीरे से बोली, नमस्ते, मेरा नाम मिलानी है। मैं इस स्वास्थ्य लाभ केंद्र की मालकिन हूँ। क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूँ? क्या बुल्बासोर ने आपको कोई परेशानी दी? मेलानी ने बुल्बासोर को आगे चलते देखा। बुल्बासोर पहली बार इंसानों को यहाँ लाया था, इसलिए उसने अवचेतन रूप से सोचा कि बुल्बासोर ने ऐश और दूसरों के लिए कुछ मुसीबत खड़ी की होगी। बिल्कुल नहीं। बात यह है कि ऐश ने जल्दी से हाथ हिलाकर अपनी यात्रा का उद्देश्य समझाया। यहाँ पहुंचने के बाद ऐश को यह भी समझ में आ गया कि बुल्बासोर का रक्षा करने के लिए कुछ कहने का क्या मतलब था। यह एक स्वास्थ्य लाभ केंद्र था। बुल्बासोर के अलावा यहाँ के सभी पोकेमोन आमतौर पर नौसिखिया स्तर के थे। यहाँ मौजूद सभी पोकेमोन संभवतः बुल्बासोर की सुरक्षा में थे। हालांकि बुल्बासोर स्वयं इतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन यहाँ के पोकेमोन की तुलना में वह निर्विवाद रूप से सबसे ताकतवर था। क्योंकि वह यहाँ के पोकेमोन के भविष्य को लेकर चिंतित था, इसलिए बुल्बासोर उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। तो बात कुछ इस तरह है। मिस मेलानी, अगर आपको कॉन्वेलसेंट हाउस को बुरे लोगों से बचाने के लिए पोकेमोन की जरूरत है, तो मैं लीग को रिपोर्ट कर सकता हूं और इस जगह को एक स्थायी जंगली उपचार केंद्र घोषित करवा सकता हूं और फिर लीग से लोगों को इसकी सुरक्षा के लिए भेजवा सकता हूं। ब्रॉ खड़ा होकर बोला। उसे समझ आ गया था कि ऐश सचमुच बुल्बासोर को पाना चाहता है। हालांकि शुरुआत में वह मेलानी के चैप्टर में अंधा हो गया था, लेकिन उसने अपने साथी को योजना बनाने में मदद करना नहीं भूला। अंततः उसने इस स्थान की रक्षा के लिए लीग के प्रभाव का उपयोग करने का विचार किया। यदि वह जिम ट्रेनर के रूप में आवेदन करे तो स्वीकृति मिलने में अधिक समय नहीं लगना चाहिए। तब तक इस स्थान को बुल्बासोर की रक्षा की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपके भाई ब्रॉ का दिल थोड़ा कामुक हो सकता है, लेकिन भाईचारा सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रॉ का सुझाव सुनकर मेलानी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि बुल्बासोर की खातिर लोगों का ये समूह लीग से एक स्थायी राहत केंद्र के लिए आवेदन करने की बात भी करेगा। ऐसी बात को आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता था, लेकिन चूंकि सामने वाले व्यक्ति ने ऐसा कहा था, इसलिए शायद उनमें कुछ आत्मविश्वास था। इसके अलावा वह बुल्बासोर के प्रति उनके दृढ़ संकल्प को देख सकती थी, विशेष रूप से बीच में खड़े अपेक्षाकृत युवा लड़के का। जब उसने बुल्बासोर को पाने की इच्छा व्यक्त की तो उसके चेहरे पर काफी दृढ़ता थी। अगर बुल्बासोर ऐसे किसी ट्रेनर का अनुसरण करता है, तो यह संभवतः उसके भविष्य के लिए बहुत मददगार साबित होगा। ये सोचकर मेलानी ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है। ये तो बस एक स्वास्थ्य लाभ केंद्र है जिसे मैंने यूं ही बना लिया है। बुल्बासोर मेरी मदद कर रहा है और मैं उसकी बहुत आभारी हूं, लेकिन मुझे पता है कि यह उसके भविष्य के विकास के लिए काफी हानिकारक है। अगर बुल्बासोर अपना पूरा जीवन यहीं बिताता है, तो वह अंत में कुएं की तलहटी में पड़ा एक मेढक ही बन जाएगा। नोट: आशा है कि पाठक ताइवान के सबसे संपूर्ण नवों के लिए हमारे डोमेन नाम को याद रखेंगे। तो बुल्बासोर, अगर तुम्हें ऐश नाम का ये युवक पसंद है, तो उसके साथ जाओ। मेरी चिंता मत करो। इस स्वास्थ्य लाभ ग्रह को शुरू करने का मेरा उद्देश्य वास्तव में हर घायल पोकेमोन की मदद करने की पूरी कोशिश करना था। लेकिन अगर इस पुनर्वास ग्रह का अस्तित्व पोकेमोन के प्राकृतिक विकास में बाधा डालता है, तो बेहतर होगा कि मैं यहाँ बिल्कुल भी न रहूं। मेलानी के अलावा उसके आसपास मौजूद अन्य पोकेमोन भी एक एक करके बोलने लगे, जिनमें बुल्बासोर के बगल में मौजूद ऑडिश भी शामिल था। उन्हें मेलानी और बुल्बासोर से कई मदद मिली थी, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि बुल्बासोर को भी एक अच्छा घर मिल जाएगा। अगर उस व्यक्ति के साथ जाने से बुल्बासोर का भविष्य बेहतर हो सकता है, तो बुल्बासोर को ये जगह छोड़ देनी चाहिए। जहां तक उनकी बात है, सबसे बुरी स्टेटस में भी वे जंगल में ही रहना जारी रखेंगे। इसके अलावा भले ही बुल्बासोर चला गया हो, मेलानी नहीं गई थी। पोकेमोन के इस समूह में देर सवेर कोई ना कोई ऐसा जरूर उभरेगा जो बड़े भाई के रूप में बुल्बासोर की भूमिका को संभाल सके।
ये सुनकर बुल्बासोर चुप हो गया। उसे लगा कि मेलानी की बातें सही थी और साथ ही उसके मन में ऐश का अनुसरण करने की हल्की सी इच्छा भी जाग उठी थी। उसके साथियों के लगातार समझाने पर बुल्बासोर अब ऐश के पीछे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन अभी भी उसके पास वह आखिरी चीज नहीं थी जो ऊंट की कमर तोड़ देती। तभी एक अहंकारी हंसी गूंजी और साथ ही एक गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर उठता हुआ दिखाई दिया। कौन है? मेलानी ने अनजाने में पूछा। क्योंकि आपने इतनी गंभीरता से पूछा है, इत्यादि घमंड भरी आवाजें निकालने वाले लोग जाहिर तौर पर टीम रॉकेट के तीनों सदस्य थे। आधे महीने बाद वे एक बार फिर ऐश और बाकी लोगों के पास पहुंच गए थे। ऐश का टीम रॉकेट से सामना चौथी बार हुआ था। यही कहा जा सकता था कि ये दो लोग और एक बिल्ली वाकई बेहद जिद्दी थे। इस बार वे एक नई मशीन लेकर आए, एक विशालकाय वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर के खिंचाव के कारण रिकवरी हाउस के पोकेमोन एक एक करके अंदर खींचते चले गए। अपनी ताकत के कारण एक बार अंदर खींच जाने के बाद वे बाहर नहीं निकल पाए। ये देखकर बुल्बासोर घबरा गया और विरोधियों को रोकने के लिए उसने तुरंत रेजर लीफ और वाइन विप का इस्तेमाल किया। लेकिन इस बार टीम रॉकेट ने वाकई में खूब पैसा खर्च किया था। रेजर लीफ और वाइन विप दोनों ही इस वैक्यूम क्लीनर को जरा भी नहीं रोक पाए, यहां तक कि बुल्बासोर भी मानो अंदर खींचने ही वाला था। तभी एक गहरे नीले रंग की एनर्जी बॉल सीधे वैक्यूम क्लीनर के जोड़ पर जा टकराए। रेजर लीफ और वाइन विप के हमले के बावजूद भी टस से मस न हुई यह मशीन पल भर में दो टुकड़ों में टूट गई। जेसी और जेम्स, जो दिल खोलकर हंस रहे थे, उनकी मुस्कान पल भर में गायब हो गई। जिस मशीन को बनाने में उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए थे, वो यूं ही टूट गई। ये कैसे संभव था? ये परिष्कृत इस्पात से बना था, यहां तक कि एक उच्च स्तरीय हमला भी इसे एक ही बार में तोड़ नहीं सकता था। टीम रॉकेट को छोड़कर बाकी सबकी निगाहें अब ऐश पर टिकी थीं। टीम रॉकेट हंस रही थी इसलिए उन्हें यह दिखाई नहीं दिया, लेकिन बाकी सबने साफ देखा, अभी अभी दागा गया वह नीला एनर्जी बॉल ऐश ने ही दागा था। ब्रॉर और मिस्टी को तो इसकी आदत हो चुकी थी, लेकिन मेलानी की आंखें चौड़ी हो गईं और वह पूरी तरह अविश्वास से मुंह खोले रह गई। क्या अभी अभी हुआ वो हमला किसी इंसान के बस की बात थी? यहां मौजूद सबसे ताकतवर बुल्बासोर भी उस मशीन को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका, फिर भी ऐश ने एक ही बार में उसे दो टुकड़ों में उड़ा दिया। वह आखिर कौन था? ऑरास्फियर। जब सभी लोग सदमे में थे, तब ऐश ने पहले ही दूसरा ऑरास्फियर बना लिया था और उसे उस मशीन पर दे मारा था जिसमें कॉन्वेल्सेंट हाउस पोकेमोन मौजूद था। बूम! ऑरास्फियर में विस्फोट हो गया और अज्ञात धातु से बनी वह मशीन, जिसे अविनाशी माना जाता था, चकनाचूर हो गई। विस्फोट के साथ ही अंदर मौजूद पोकेमोन चारों दिशाओं में उड़ गए। ये देखकर ऐश ने तुरंत बुल्बासोर को पुकारा, अब बुल्बासोर, वाइन विप का इस्तेमाल करके सबको वापस ले आओ। बुल्बासोर, बुल्बासोर, जो ऐश को हैरानी से घूर रहा था, अचानक होश में आया और अपनी बेल की चाबुक का इस्तेमाल करके अपने साथियों को एक एक करके हवा में ही पकड़ लिया। बेवकूफ, तुम फिर से हमारी योजनाएं बिगाड़ रहे हो। क्या तुम इंसान भी हो? तुमने अभी अभी नीले रंग के प्रकाश के गोले क्यों दागे? जेसी और जेम्स ने झुंझलाते हुए कहा। इस बार उन्होंने ऐश के पिकाचू से बचाव के लिए बहुत पैसा खर्च किया था, लेकिन पिकाचू ने हिलने से पहले ही ऐश ने मशीन को उड़ा दिया। ये कैसा न्याय था? तुम्हारी योजनाएं मेरे लिए सबसे बुरी हैं। बुल्बासोर, इन्हें खत्म कर दो। रेजर लीफ का इस्तेमाल करो। ऐश ने बड़ी सहजता से बुल्बासोर को आदेश देते हुए हाथ हिलाया। बुल्बासोर ने बिना सोचे समझे ऐश का आदेश मान लिया। अपने शरीर को झटकते ही एक दर्जन से अधिक नुकीले लीफ ब्लेड निकले और सीधे आकाश में उड़ रहे गर्म हवा के गुब्बारे की ओर निशाना साधा। गर्म हवा का गुब्बारा वैक्यूम क्लीनर जैसा नहीं था, ये तो बस एक नाजुक पतली झिल्ली थी। जिस क्षण रेजर लीफ उससे गुजरी, गुब्बारे में एक दर्जन से अधिक छेद थे। टीम रॉकेट द्वारा पीले चेहरों के साथ अपना सिग्नेचर नारा, हम फिर से उड़ान भर रहे हैं, चिल्लाने के तुरंत बाद वे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। टीम रॉकेट के तीनों सदस्यों को उड़ाने के बाद ऐश और बाकी लोगों ने पोकेमोन की चोटों की जांच की। 100% से वे सभी ठीक थे और बुल्बासोर द्वारा पोकेमोन की चोटों की जांच पूरी करने के बाद वह दृढ़ निश्चय के साथ ऐश की ओर बढ़ा। बुल्बासोर, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। सच में, ये तो बहुत बढ़िया है। ऐश खुशी से उछल पड़ा। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने बुल्बासोर के मन बदलने की उम्मीद भी नहीं की थी। ब्रॉर ने अनंत नीले आकाश की ओर देखा और हंसते हुए कहा, टीम रॉकेट ने इस बार अच्छा काम किया है। उन्होंने बुल्बासोर को उसकी कमियां और तुम्हारी ताकत दिखाई, इसीलिए बुल्बासोर ने इतनी दृढ़ता से तुम्हारे पदचिन्हों पर चलने का फैसला किया। ऐश, ये सुनकर ऐश, जो खुशी खुशी बुल्बासोर को गले लगा रहा था, रुक गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। चाहे वह इस बात को स्वीकार करना चाहे या न चाहे, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा ब्रॉर ने कहा था। टीम रॉकेट के बिना बुल्बासोर शायद इसी दुविधा में फंसा रहता। पिछली बार भी टीम रॉकेट की वजह से ही वह क्लैफरी के रहस्यमय अनुष्ठान में प्रवेश कर सका था और राल्स को पकड़ पाया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे तीनों लोग उसके लिए फेट के सितारे हों? नहीं, 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 ऐसा कैसे हो सकता है?
वे तो बस एक विशुद्ध रूप से हास्यप्रद खलनायक संगठन हैं। ऐश यह मानने को तैयार नहीं था कि ये उसकी किस्मत के सितारे थे। अंत में ऐश ने बुल्बासोर को सफलतापूर्वक पकड़ लिया, जिसका मतलब था कि उसकी पोकेमोन टीम में 5 सदस्य हो गए थे, बस एक की कमी थी। बुल्बासोर को पकड़ने के बाद ऐश और अन्य लोगों ने मेलानी से रास्ता पूछा और वर्मिलियन सिटी की ओर आगे बढ़ गए। प्यूटर सिटी और सेरुलियन सिटी की सुगम यात्रा की तुलना में वर्मिलियन सिटी का रास्ता कहीं अधिक कठिन था। वे न जाने कितनी बार रास्ता भटक चुके थे। अगर वे बस से जाते तो वर्मिलियन सिटी पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा एक दिन लग सकता था, लेकिन अगर वे पैदल जाते, अगर वे सीधे वर्मिलियन सिटी तक पैदल भी जा सकते तो भी इसमें कम से कम एक सप्ताह लग जाता। इसके अलावा ऐश और बाकी लोग लगातार रास्ता भटक रहे थे। वैकल्पिक रास्तों में लगने वाला समय तेजी से बढ़ता जा रहा था। मेलानी द्वारा बताए गए दिशा निर्देश के अनुसार उन्होंने अभी आधी दूरी ही तय की थी और वे पहले ही आधे महीने से अधिक समय से चल रहे थे। एक सप्ताह की यात्रा में आधा महीना लग गया और उन्होंने केवल आधी दूरी ही तय की थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे कितनी बुरी तरह से रास्ता भटक गए थे। लेकिन खो जाने के अपने फायदे भी थे। सिर्फ एक बुल्बासोर मिल जाने से ही खो जाने में बिताया गया सारा समय सार्थक हो गया। मेलानी के मार्गदर्शन का पालन करते हुए ऐश और अन्य लोग अंततः उस जंगल से बाहर निकल आए और एक सामान्य सड़क पर पहुंच गए। फिर समूह ने मानचित्र पर अपनी स्टेटस का पता लगाया और वर्मिलियन सिटी की ओर अपना आगे बढ़ना जारी रखा। 2 दिन बाद ऐश और बाकी लोग एक बार फिर जंगल में दिखाई दिए। चारों ओर एक जैसे जंगल को देखकर ऐश के माथे से थोड़ा सा ठंडा पसीना टपक गया। वे फिर से खो गए प्रतीत हुए। अरे नहीं, हम फिर से रास्ता क्यों भटक गए? वर्मिलियन सिटी जाने का ये रास्ता बहुत मुश्किल है। हमें सेरुलियन सिटी से सीधी बस ले लेनी चाहिए थी। पता नहीं हम कितनी बार रास्ता भटक चुके हैं। मिस्टी ने अपना सिर पकड़ लिया और निराशा भरे चेहरे के साथ बोली, ऐसा मत कहो। अगर हम रास्ता ना भटकते तो मैं बुल्बासोर को कैसे पकड़ पाता? और इस दौरान हमने बहुत अनुभव प्राप्त किया और बहुत कुछ सीखा। हालांकि ऐश भी बार बार रास्ता भटकने से थोड़ा परेशान था, लेकिन यकीनन इसका सबसे बड़ा फायदा उसी को हुआ। रास्ता भटक जाने पर कोई भी शिकायत कर सकता है, लेकिन वह नहीं। तुम जो कह रही हो वो सब तुम्हारे लिए फायदे हैं। हमें तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मिस्टी ने गुस्से से कहा। ऐश की प्रस्पीड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, चाहे वह ऐश की हो या उसके पोकेमोन की। इसके अलावा बुल्बासोर जैसे दुर्लभ पोकेमोन को पकड़ने से उसकी प्रस्पीड भी उल्लेखनीय रही। लेकिन उन्हें क्या मिला? ज्यादा से ज्यादा ब्रॉ के कुछ पोकेमोन का लेवल कुछ बढ़ गया और उसके स्टारयू का भी एक लेवल बढ़ गया, बस इतना ही। इस तरह के फायदे बिना रास्ता भटके भी हासिल किए जा सकते हैं। ऐश ने आज्ञाकारी भाव से अपना मुंह बंद कर लिया और फिर चुपचाप अपने हाथ में मौजूद नक्शे को देखने लगा। किसी लड़की के लिए जंगल में खो जाना और किसी कस्बे का पता न चल पाना, जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक स्नान न कर पाना, बहुत ही निराशाजनक स्टेटस थी। मिस्टी का गुस्सा फूटना स्वाभाविक था, बल्कि अगर वह गुस्सा न करती तो यह असामान्य बात होती। अब प्राथमिकता इस वीरान जगह से निकलने का रास्ता क्वेस्ट ना था। हमें अभी यहीं होना चाहिए। अगर हम उस दिशा में जाएं, तो हम एक सामान्य सड़क पर पहुंच जाएंगे और फिर इस सड़क का अनुसरण करते हुए वर्मिलियन सिटी के सबसे नजदीकी कस्बे तक पहुंच जाएंगे। उस कस्बे को पार करने पर हम वर्मिलियन सिटी पहुंच जाएंगे। ब्रॉ ने ऐश के नक्शे की ओर झुककर देखा। ऐश के साथ काफी देर तक क्वेस्ट्स बीन करने के बाद आखिरकार उसने उनकी अनुमानित स्टेटस का पता लगा लिया। फिर उन्होंने उंगली से इशारा किया कि उन्हें आगे कहां जाना चाहिए। ब्रॉ की बातों से ऐसा लग रहा था कि वे बहुत जल्द वर्मिलियन सिटी पहुंच जाएंगे, लेकिन इन सब की शर्त ये थी कि वे दोबारा रास्ता न भटकें। हाँ, मेरी आभा शक्ति 50 मील के क्षेत्र में फैल सकती है, जिससे मैं 50 मील के दायरे में मौजूद भूभाग को देख सकता हूँ। इस तरह सामान्य सड़क तक पहुंचने का रास्ता आसानी से मिल जाना चाहिए। ऐश ने अचानक ताली बजाई और ज्ञानोदय के भाव से कहा। ये सुनकर मिस्टी का चेहरा सख्त हो गया और उसकी निगाहें धीरे धीरे ऐश की ओर मुड़ गईं। उसका चेहरा धीरे धीरे उग्र होता गया। तुम्हारे पास ये क्षमता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? गुस्से में भरी मिस्टी ने अपने छोटे छोटे सुंदर हाथों को आगे बढ़ाया और ऐश की गर्दन को पकड़कर उसे लगातार हिलाने लगी। उसका पूरा शरीर नरक से आए एक दुष्ट आत्मा जैसा लग रहा था। ठीक है, मिस्टी, पहले ऐश को रास्ता ढूंढने दो, ब्रॉ ने तुरंत सलाह दी और दोनों को बहुत आगे जाने से रोक दिया। अगर ऐश अनजाने में पलटवार करता तो मिस्टी का शरीर टीम रॉकेट के सदस्यों जितना मजबूत नहीं होता। ये सुनकर मिस्टी ने भी ऐश की गर्दन छोड़ दी। दरअसल, हालांकि वह अभी बहुत गुस्से में थी, उसने ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया। वह अब भी मामले की गंभीरता को समझ रही थी, बस थोड़ी सी नाराजगी थी। हालांकि ऐश ने भी सहयोग करते हुए अपनी जीभ बाहर निकाल दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला घोंटकर मार डाला जाने वाला हो, जिससे मिस्टी के दिल में उमड़ रहा आधा से अधिक गुस्सा शांत हो गया। मिस्टी को हाथ छोड़ते हुए और उसके चेहरे को पहले जैसा हरा न देखकर ऐश ने अपराधबोध से भरकर अपनी आभा शक्ति का विस्तार किया और आसपास के रास्तों का पता लगाना शुरू कर दिया।
इसमें कोई हैरानी नहीं कि मिस्टी इतना गुस्सा था। अगर उसे पहले ही याद आ जाता कि उसकी ऑरा पावर में ये क्षमता है, तो वर्मिलियन सिटी की बात छोड़िए, वे शायद अब तक सेलाडॉन सिटी पहुंच चुके होते। लेकिन फिर भी उसने इसी रास्ते पर एक बुलबासौर को पकड़ लिया था। एक तरह से वरदान ही मिला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रास्ता मिल गया, वह उधर है। पल भर में ही ऐश ने आसपास के इलाके का जायजा लिया और नक्शे पर वर्मिलियन सिटी जाने वाला रास्ता ढूंढ लिया। ऑरा डिक्टेशन पर्सपेक्टिव डॉट जेपीजी। ऐश को इतनी जल्दी मामले को सुलझाते देख मिस्टी का गुस्सा लगभग फिर से भड़क उठा। आपके पास इतनी सुविधाजनक और सहज क्षमता है, फिर भी आपने आज तक इसका उपयोग करने के लिए इतना लंबा इंतजार किया, और इसका कारण वास्तव में ये था कि आप भूल गए थे। गुस्सा न आना वाकई नामुमकिन है। ऑरा पावर वाकई बहुत सुविधाजनक है। मैंने पहले सेरुलियन सिटी के पोकेमोन सेंटर में कंप्यूटर पर ऑरा पावर के बारे में जानकारी देखी थी। यह एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग केवल कुछ ही पोकेमोन कर सकते हैं, और उनके पास ऐश जैसी बहुमुखी क्षमताएं नहीं हैं। इसके अलावा इस शक्ति को रखने वाले किसी भी इंसान का कोई रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद नहीं है। ऐश, तुम सचमुच बहुत खास हो, ब्रॉर ने भावुक होकर कहा। ऑरा पावर के विभिन्न चमत्कारों के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं थी, और इसकी दुर्लभता तो बेमिसाल थी। ऐश के अलावा मनुष्यों में शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति था जिसके पास ये शक्ति हो। यहाँ तक कि पोकेमोन में भी ऑरा पावर का उपयोग ज्यादा से ज्यादा ऑरा स्फीयर और कुछ पल्स टाइप मूव्स के लिए ही किया जा सकता था। ऐश, जो इसका इस्तेमाल पथ निर्धारण और अवरोधों को हटाने के लिए करता था, उससे उनकी तुलना कैसे की जा सकती है। ये क्रियाएं निश्चित रूप से ऐश द्वारा ऑरा पावर पर गहन शोध करने के कारण ही क्वेस्ट्स गई होंगी। इससे पहले ऐश का ज्ञान बहुत सीमित था। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने ऑरा पावर का अध्ययन करने में काफी समय बिताया था। ये सुनकर मिस्टी को भी चुपचाप ऐश द्वारा प्रदर्शित ऑरा पावर के विभिन्न जादुई तस्कों की याद आ गई, और उसके दिल में उमड़ रही भावना धीरे धीरे उसके गुस्से को शांत करने लगी। एक नवोदित ट्रेनर जिसके पास पोकेमोन के बराबर या उससे भी अधिक शक्ति थी, ट्रेनर के रूप में असाधारण प्रतिभा और कल्पनाशील रणनीति थी। पोकेमोन की देखभाल करने और तेजी से बढ़ने वाले पोकेमोन को पालने का अनुभव होना। भले ही ऐश थोड़ा नासमझ था, लेकिन वह बेहद आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था। अगर बाहर की लड़कियों को ऐश की क्षमताओं और ऊर्जा के बारे में पता चलता, तो वे शायद उसकी ओर आकर्षित हो जाती। एक बेहतरीन ट्रेनर तो वैसे भी बहुत लोकप्रिय होता है। ये सोचते ही मिस्टी की ऐश पर नजर धीरे धीरे अजीब हो गई। वहां एक पोकेमोन है जिसकी आभा बहुत कमजोर है। चलो जाकर देखते हैं। मिस्टी चुपचाप ऐश को देख ही रही थी कि ऐश की अचानक चीख से वह लगभग डर के मारे कांप उठी। जो धड़कन वह कुछ क्षण पहले महसूस कर रही थी, वह पल भर में गायब हो गई, और उसकी जगह ऐश को बुरी तरह पीटने की इच्छा ने ले ली। ऐश की चीख बेवजह नहीं थी। अपनी ऑरा डिटेक्शन क्षमता का उपयोग करते हुए उसने उस रास्ते पर एक पोकेमोन का पता लगाया था जिसकी ऑरा बहुत कमजोर थी। क्योंकि उसकी ऑरा पावर अभी अभी बहुत ज्यादा फैल गई थी और कई पोकेमोन को ढक लिया था, इसलिए ऐश ने इसे पहले नोटिस नहीं किया। अब जब ऐश ने अपनी ऑरा पावर को एक दिशा में केंद्रित कर लिया, तो उसे आखिरकार वह पोकेमोन मिल गया जिसकी ऑरा कमजोर पड़ गई थी। उस आभा की कमजोरी को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता था कि दूसरा पक्ष युद्ध करने की क्षमता खोने से बहुत दूर नहीं था, अर्थात बेहोश होने से। ठीक इसी वजह से ऐश ने घबराकर चीख मारी थी। जैसे ही उसने चिल्लाया, ऐश का शरीर पहले ही हरकत में आ चुका था। ब्रॉर और मिस्टी असहाय होकर उनके पीछे पीछे चलने को मजबूर हो गए। ऐश के साथ लगभग 1 मिनट तक दौड़ने के बाद ऐश के कदमों की आहट रुक गई, और उन्होंने उस पोकेमोन को भी देखा जिसकी ऑरा कमजोर थी, जैसा कि ऐश ने बताया था। नुकीले पंजे, नारंगी लाल शरीर और पूंछ पर जलती हुई एक छोटी सी लौ, ये बिल्कुल कांटों के शुरुआती पोकेमोन में से एक चारमंडा था। चारमंडा। मिस्टी के मुंह से आश्चर्य भरी आवाज निकली। ये कैसी अजीब किस्मत थी। पहले तो कुछ समय पहले ही उनकी मुलाकात बुलबासौर से हुई, और अब उनकी मुलाकात चारमंडा से हो गई। क्या ऐसा संभव है कि ऐश को जंगल में सभी स्टार्टर पोकेमोन मिल चुके हों? स्टार्टर पोकेमोन पिकाचू जैसे आम पोकेमोन की तरह नहीं थे। हालांकि लीग ने इनके लिए विशेष प्रजनन व्यवस्था की है और ये असाधारण रूप से कीमती भी नहीं है, लेकिन जंगल में ये निश्चित रूप से बेहद दुर्लभ जीव हैं। और कितने दिन बीत गए हैं। किसी और से सामना होना तो वाकई बहुत हास्यास्पद है। एक पल के लिए ब्रॉर और मिस्टी की निगाहें ऐश की ओर अजीब सी हो गईं। क्या ये लड़का किस्मत का महारथी हो सकता है? ऐश ने ब्रॉर और मिस्टी की निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। चारमंडर को देखकर उसका चेहरा भी आश्चर्य और खुशी से भर गया था। इससे पहले ऑरा का पता लगाने के दौरान उसने पोकेमोन की सामान्य उप स्टेटस से पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह एक चारमंडर हो सकता है, लेकिन उसने वास्तव में इसे देखने के बाद ही इसकी पुष्टि की। उसे अपनी किस्मत इतनी अच्छी होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पहले बुलबासौर से मुलाकात और फिर चारमंडर से। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछली एस रैंक क्षमता का असर अभी भी बाकी हो? प्रजाति चारमंडर। लिंग पुरुष। अट्रिब्यूट अग्नि। स्तर नौसिखिया शिखर। क्षमता ज्वाला। कौशल टैकल, ग्राउल, एम्बर, स्मोकर स्क्रीन, स्केरी फेस, फ्लेम थ्रोवर, बेली ड्रम।
6 आयामी आंकड़े आक्रमण डी एस विशेष आक्रमण डी एस रक्षा ए 1 विशेष रक्षा ए एचपी ए 1 स्पीड एस एश। ये बुल्बासौर से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। एसएसएस क्षमता और नौसिखिया स्तर पर इतनी सारी क्षमताओं के साथ ये निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ है। इस चारमंडर की क्षमता उसके राल्स के बाद दूसरे नंबर पर है। राल्स से उसकी एक बार मिली एस रैंक क्षमता के कारण मुलाकात हुई थी, तो इस चारमंडर में ऐसी क्या खास बात है? क्या सच में उस समय की एस रैंक क्षमता का प्रभाव अभी भी बरकरार है, या फिर यह महज उसकी किस्मत है? वैसे अपने डेब्यू के बाद से ही उसे कई फेटशाली घटनाओं का सामना करना पड़ा है। चाहे वह ग्रुप में लकी ड्रॉ हो या जंगल में पोकेमोन से मिलना, वह वाकई में बेहद फेटशाली है। अगर समूह में से किसी ने ये देख लिया होता तो शायद वह फिर से नफरत के आंसू बहाता और उसे टुकड़े टुकड़े कर देने की इच्छा करता। इस तरह की जगह पर एक चारमंडर क्यों प्रकट होगा? ब्रॉ ने चारों ओर देखा, आसपास का वातावरण पूरी तरह से सुनसान था। ऐसी जगह पर एक चट्टान पर आज्ञाकारी रूप से लेटा हुआ चारमंडर किसी भी तरह से गलत ही लगता था। जो भी हो, मैं इसे पकड़ लूंगा। ऐश ने चारमंडर को गुस्से भरी निगाहों से देखा, लेकिन उसकी आंखों की आग जल्द ही बुझ गई। अभी अभी चारमंडर की क्षमता देखकर वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया था, लेकिन पल भर में ही उसने अपना संतुलन वापस पा लिया। इस समय चारमंडर का शरीर बहुत कमजोर है। लड़ाई की तो बात ही छोड़िए, उसके लिए चलना भी मुश्किल होगा। वह इस चारमंडर को पकड़ने के लिए बेताब था, लेकिन इसकी शारीरिक स्टेटस पर विचार किए बिना इससे लड़ना असंभव था। भला इस तरह से इसे पकड़ना टीम रॉकेट्स की सरासर लूट से कैसे अलग होता? हम पकड़ने के बारे में बाद में बात करेंगे। ब्रॉ, मुझे कुछ सामान्य पोकेमोन खाना दो। ब्रॉ एक पल के लिए रुक गया, उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव आ गया। उसने अपने बैग से पोकेमोन के सामान्य भोजन का एक पैकेट निकाला और ऐश को दे दिया। ऐश ने खाना लिया, फिर अपने बैग से एक छोटा कटोरा निकाला और धीरे से चारमंडर के सामने रख दिया। चारमंडर ने ऐश की ओर देखा, उसके चेहरे पर कमजोरी साफ झलक रही थी। जब ऐश ने पोकेमोन का खाना कटोरे में डाला और फिर धीरे से कटोरे को चारमंडर की ओर बढ़ाया, तो चारमंडर की वह भयंकर निगाहें जो वह जबरदस्ती बनाए हुए था, तुरंत गायब हो गईं और उसकी जगह एक रहस्यमय भाव आ गया। खा लो, पेट भरने के बाद तुम इतने कमजोर नहीं रहोगे। ठीक होने के बाद तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, ठीक है? एक ऐसा युद्ध जिसमें तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। ऐश ने चारमंडर के सिर पर हाथ फेरना चाहा, लेकिन चारमंडर ने उसे चकमा दे दिया। ये देखा जा सकता था कि चारमंडर अभी भी ऐश से सावधान था। हालांकि अपनी कमजोर अवस्था में यह अंततः भोजन के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और जल्द ही अपने सामने रखे भोजन पर टूट पड़ा। कुछ ही देर में उसने पोकेमोन के खाने से भरा पूरा बड़ा कटोरा खत्म कर दिया। ऐसा लगता है कि उसे बहुत भूख लगी थी। लेकिन एक बात अजीब है, अगर वह जंगली पोकेमोन होता तो भूख लगने पर वह खुद ही भोजन की तलाश करता। ये चारमंडर इस चट्टान पर क्यों पड़ा रहेगा? ब्रॉ ने अपनी चिकनी ठुड्डी को सहलाते हुए विचारमग्न भाव से कहा। शायद ये खाना ढूंढने के लिए बहुत थका हुआ था। चारमंडर, क्यों ना हम तुम्हें पहले पोकेमोन सेंटर ले चलें ताकि तुम आराम कर सको। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस हालत का फायदा उठाकर तुम्हें पकड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर मुझे तुम्हें पकड़ना ही है तो मैं ईमानदारी से और निष्पक्ष लड़ाई लड़कर ही पकड़ूंगा। चार 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 चारमंडर ने अपना सिर हिलाया और एक चीख निकाली। जब ऐश ने यह सुना तो उसका चेहरा पल भर में जम गया और फिर उसका पूरा शरीर पाले से प्रभावित बैंगन की तरह ढीला पड़ गया। क्या हुआ ऐश? चारमंडर ने क्या कहा? मिस्टी ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने कहा कि उनके पास पहले से ही एक ट्रेनर है और वे यहाँ केवल अपने ट्रेनर के वापस आने का इंतजार करने आए हैं। ब्रॉ के चेहरे पर समझदारी का भाव प्रकट हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चारमंडर इस चट्टान को छोड़ने को तैयार नहीं था। ऐसा लगता था कि उसके ट्रेनर ने उसे इसी स्थान पर उसका इंतजार करने के लिए कहा था। और यह चारमंडर बहुत आज्ञाकारी था, यहाँ रुका रहा जबकि वह इतना भूखा था कि उसका पेट उसकी पीठ से चिपक गया था और उसके पीछे की लौ बुझने ही वाली थी, फिर भी उसने यहीं इंतजार करना चुना। चूंकि इसका एक ट्रेनर है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। इस दुनिया में सच में इतनी अच्छी चीजें नहीं हैं, मिस्टी ने अफसोस भरे भाव से हाथ फैलाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि ऐश की किस्मत यहीं खत्म हो गई। हालांकि उन्हें जंगल में एक चारमंडर मिला, लेकिन अफसोस की बात है कि उसका पहले से ही एक मालिक है। हाँ, अगर उसका कोई ट्रेनर है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ब्रॉ, खाने का एक और थैला निकालो और चारमंडर के लिए यहाँ छोड़ दो। अगर उसका ट्रेनर अभी तक वापस नहीं आया है तो वह इससे अपना पेट भर सकता है। पोकेमोन के खाने का एक हिस्सा महंगा नहीं था, इसे चारमंडर के लिए यहीं छोड़ देना अच्छा था ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उस ट्रेनर के साथ क्या हो रहा है। चारमंडर को देखकर लगता है कि वह काफी देर से इंतजार कर रहा होगा। क्या वह किसी शौचालय में गिर गया या किसी चट्टान से नीचे? इतने दिनों से वापस नहीं आया। अंत में ऐश ने चारमंडर के सामने पोकेमोन भोजन का एक हिस्सा छोड़ दिया और कुछ हद तक बेपरवाही से उसे विदाई दी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसका दिल वास्तव में खून से लथपथ था।
यह एक एसएसएस रैंक का चारमंडर था। समूह के बड़े अधिकारियों का कहना था कि एस रैंक क्षमता वाला पोकेमोन लाखों में एक होता है। एसएसएस पहले ही दिव्य लोक में प्रवेश करने की बुनियादी सीमा को पार कर चुका है। साधारण पोकेमोन के बीच इस तरह की क्षमता वाला पोकेमोन अब ऐसी चीज नहीं रह गई है जिसकी कोई उम्मीद तो कर सकता है लेकिन उसे पाने की कोशिश नहीं कर सकता। इसलिए ऐश भी पहले कुछ पल के लिए अचंभित रह गया था, लेकिन एक सेकंड से भी कम समय में होश में आ जाने का कारण पोकेमोन के प्रति उसका गहरा प्रेम था। अगर दूसरों को पता होता कि चारमंडर में इस तरह की क्षमता है, तो चारमंडर की कमजोर स्टेटस को भूल जाए। भले ही वह मृत्यु के करीब हो, वे उसे पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। अगर यह किसी और का पोकेमोन भी होता, तो भी यह अनगिनत लोगों की नजरों और इसे चुराने के प्रयासों को आकर्षित करता। इससे संभावित पोकेमोन रखने पर इस तरह का व्यवहार हो सकता है। चारमंडर का ट्रेनर मिलने की बात जानकर ऐश भी बहुत दुखी हुआ। शायद ये दुनिया का इकलौता चारमंडर है जिसमें एसएसएस क्षमता है। ये कहना कि उसका दिल नहीं टूटा सरासर झूठ होगा। लेकिन क्या किया जा सकता था? इस चारमंडर का पहले से ही एक ट्रेनर था। अगर उसके ट्रेनर का दिमाग खराब ना हो गया हो और उसने इस चारमंडर को छोड़ ना दिया हो, तो ऐश के पास बचने का कोई मौका नहीं था। लेकिन भला दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? चारमंडर की क्षमता को एक तरफ रख दें, तो उसकी अंतर्निहित दुर्लभता और विकास क्षमता के आधार पर ही उसे त्याग देना असंभव है। जैसे ही वे तीनों चारमंडर से निकलकर मुख्य सड़क पर चलने लगे, अचानक आसमान में अंधेरा छा गया और मूसलाधार रेन होने लगी, जिससे पूरी दुनिया पानी के धुंधले पर्दे में ढक गई। झरने जैसी रेन का सामना करते हुए वे तीनों मुख्य सड़क पर तेजी से आगे बढ़े और कुछ ही दूरी पर स्थित पोकेमोन सेंटर पर पहुंच गए। 100 फीट से उस समय वे पोकेमोन सेंटर से ज्यादा दूर नहीं थे, इसलिए वे ज्यादा रेन में भीगने से बच गए। हालांकि राल्स और पिकाचू समेत वे तीनों अभी भी थोड़े गीले थे। ऐश ने नसजॉय से 3 तौलिए उधार लिए और एक एक ब्रॉलर और मिस्टी को दे दिए। फिर उसने अपने तौलिए से पहले पिकाचू और राल्स को सुखाया और उसके बाद अपने बाल पोंछे। अपनी मौजूदा शारीरिक क्षमता के साथ, अगर वह एक दिन और एक रात रेन में भी रहे तो उसे सर्दी नहीं लगेगी, बस गीले बाल होने से थोड़ी असहजता महसूस होती है। नसजॉय ऐश और बाकी लोगों के लिए 3 कप गर्म अदरक की चाय भी लाईं। ब्रॉलर ने नसजॉय की सेवा की बहुत तारीफ की और उत्साह से उनका ईमेल पता मांगा, जिसे नसजॉय ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। थोड़े समय के विराम के बाद उन्होंने खिड़की के बाहर रेन देखी, अदरक की चाय पी और चुपचाप वर्तमान शांतिपूर्ण वातावरण को महसूस किया। दरअसल ये स्टेटस काफी सुखद थी, लेकिन उन तीनों के चेहरों पर थोड़ी बेचैनी झलक रही थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या चारमंडर ने अभी तक अपने ट्रेनर का इंतजार किया है? मिस्टी अचानक बोल पड़ी। शायद उसने ऐसा किया होगा, है ना? आखिर इतना समय बीत चुका है। ऐश ने ये कहा, लेकिन उसके चेहरे पर दिख रही बेचैनी से पता चलता था कि वह दिल से ऐसा नहीं सोचता था। उस आदमी ने चारमंडर को वहीं छोड़ दिया था और उसे इतना भूखा रखा था कि उसका पेट उसकी पीठ से चिपक गया था। इसका मतलब था कि वह कुछ समय के लिए दूर नहीं रहा था। अब जब चारमंडर को छोड़े हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था, तो क्या वह आदमी संयोगवश वापस आकर चारमंडर को उठा सकता था? इस समय ऐश को उम्मीद थी कि उसका अनुमान और आशंका गलत साबित हो। अगर चारमंडर सचमुच अपने ट्रेनर का इंतजार नहीं कर रहा था और रेन से बचने के लिए कहीं शरण लिए बिना उस चट्टान पर डटा हुआ था, तो ये बरसाती मौसम चारमंडर के लिए निश्चित रूप से घातक साबित होगा। उसका शरीर अभी भी कमजोर अवस्था में था और साथ ही उसका स्तर केवल नौसिखिया रैंक का था। उसे पानी से बेहद डर लगता था। अगर वह वहां रेन में इंतजार करता रहा, तो इससे उसकी मौत भी हो सकती थी। तभी एक चिड़चिड़ी और घमंडी आवाज सुनाई दी। देखा, ये सारे पोकेमोन मैंने पकड़े हैं। वाह, कमाल है ना? डाइसुके गे वाकई कमाल का है। यहाँ 1 दर्जन से भी ज्यादा पोकेमोन होंगे। डाइसुके गे ने इतने सारे पोकेमोन पकड़े हैं। ऐश के तीनों साथियों का ध्यान उस आवाज की ओर गया। फिर उन्होंने देखा कि एक फैशनेबल कपड़े पहने व्यक्ति मेज पर 1 दर्जन से अधिक पोके बॉल रखे हुए था। सामान्य तौर पर एक व्यक्ति अधिकतम 6 पोकेमोन रख सकता है। कोई भी अतिरिक्त पोकेमोन सीधे उस व्यक्ति के स्थान पर वापस भेज दिया जाएगा जिसने पोकेडेक्स जारी किया था, या फिर किसी पूर्व निर्धारित स्थान पर, जैसे कि अपने घर पर। बहुत कम लोग इतने सारे पोकेमोन अपने साथ लेकर चलते हैं क्योंकि वे उन सभी की देखभाल नहीं कर सकते। लीग द्वारा अनुशंसित अधिकतम संख्या 6 पोकेमोन है जिन्हें साथ ले जाया जा सकता है, और एक लड़ाई में पोकेमोन की अधिकतम संख्या भी 6 बनाम 6 है। इसलिए सामान्य तौर पर पोकेमोन की संख्या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप 6 से अधिक पोकेमोन ले जाते हैं तो इसे उल्लंघन नहीं माना जाता है, बस इसकी सलाह नहीं दी जाती है। उन व्यक्तियों के अहंकारी शब्दों और पोके बॉल के ढेर ने ऐश की तिकड़ी पर उनके बारे में बहुत ही खराब प्रारंभिक प्रभाव डाला। लेकिन दूसरा पक्ष महज राहगीर था और उन्हें इस बात की परवाह करने का कोई अधिकार या आवश्यकता नहीं थी कि वे लोग क्या कर रहे थे। हालांकि दूसरे पक्ष ने जो कहा, उससे ऐश का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। वैसे, डाइसुके गे, ऐसा लगता है कि आपके पास चारमंडर नहीं है ना?
चारमंडर, मेरे पास एक है, लेकिन वह चारमंडर बिल्कुल बेकार था, वह पोलिवेक को भी नहीं हरा सका, इसलिए मैंने उसे पहाड़ों में फेंक दिया। लेकिन किसे पता था, मैंने उसे 4-5 बार दूर फेंक दिया और वह सचमुच मेरे पीछे पीछे आता रहा। तो मैंने कहा, यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। नतीजा ये हुआ कि वह वहीं बिना हिले डुले बैठा रहा, अपनी पूंछ हिलाता रहा और मुझे जाते हुए देखता रहा। हा हा हा, क्या आपको यह मजेदार नहीं लगता? कमीने। जैसे ही डाइसुके नाम के व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, उसे लगा कि उसे ऊपर उठा लिया गया है। बगल में खड़े उसके साथी भी इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने एक युवक को देखा जो लगभग 1.7 मीटर लंबा था और दुबला पतला लग रहा था। वह वास्तव में एक हाथ से डाइसुके गे के कपड़े पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा रहा था। ये किस तरह की असाधारण भुजाओं की ताकत थी? इस अचानक खिंचाव से डाइसुके गे भी चौंक गया। जब उसने गौर से देखा, तो पाया कि एक युवक टोपी पहने हुए था और उसके कंधे पर एक ऐसा पोकेमोन बैठा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये व्यक्ति कौन है? क्या उसने इस व्यक्ति को नाराज किया था? नहीं, वह तो इस व्यक्ति को जानता भी नहीं था। ऐश ने अपना गुस्सा दबाकर डाइसुके को एक घूंसा मारा और उससे पूछा, मुझे पास के पहाड़ों में एक चट्टान पर एक चारमंडर मिला जो अपने ट्रेनर का इंतजार कर रहा था। वह चारमंडर तुम्हारा ही है ना? तो क्या हुआ अगर यह मेरा है? इससे तुम्हें क्या लेना देना है? उसे छोड़े हुए कितना समय हो गया है? 2 दिन हो गए हैं। डाइसुके शुरू में ऐश को करारा जवाब देना चाहता था, लेकिन ऐश की गहरी नीली चमकती आंखों के सामने वह तुरंत पीछे हट गया। यह आदमी आम इंसान जैसा नहीं दिखता था, चाहे उसकी अजीबोगरीब ताकत हो या उसकी आंखों की चमक, वह ऐसा लगता था जैसे उससे पंगा लेना ठीक नहीं होगा। फिलहाल उसे बर्दाश्त करना ही बेहतर है। और जब ऐश ने दूसरे पक्ष से 2 दिन शब्द सुने, तो आखिरकार वह डाइसुके को छोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत उसके चेहरे पर एक मुक्का मार दिया। जैसे ही ऐश ने डाइसुके के चेहरे पर मुक्का मारा, डाइसुके पीछे की ओर उड़ते हुए सोफे से जा टकराया। सोफे को गिराने के बाद उसका शरीर 1 दर्जन से अधिक बार लगातार लुढ़कता रहा और अंत में दीवार से जोर से जा टकराया। दांत और खून हवा में बिखर गए और डाइसुके के प्रहार से लकड़ी की दीवार में दरारें पड़ गईं। अनुमान लगाया गया कि उसके शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी थीं। ऑरा पावर प्राप्त करने के बाद से ऐश हमेशा अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में सावधानी बरतता था। वह जानता था कि उसकी शक्ति अपार है और किसी भी लापरवाही से किसी को गंभीर चोट लग सकती है। ये बात ऑरा पावर का उपयोग किए बिना भी सच थी। हाल ही तक वह अपनी ताकत को अपनी इच्छा से मुश्किल से ही नियंत्रित कर पाता था, और अब उसे दूसरों को अनजाने में चोट पहुंचाने की चिंता भी नहीं रहती थी। हालांकि डाइसुके के संक्षिप्त वाक्यों ने ऐश का संयम तुरंत भंग कर दिया। उसने क्षण भर के लिए अपनी ताकत पर नियंत्रण खो दिया और एक जोरदार मुक्का मारा। 100 फीट से ऐश ने मुक्का मारते समय अनजाने में अपनी 90% ताकत रोक ली थी। अन्यथा डाइसुके के लिए पीछे की ओर उड़कर 1 दर्जन बार लुढ़कना इतना आसान नहीं होता, उसकी खोपड़ी शायद मौके पर ही फट जाती। लेकिन इस घूंसे के बाद भी ऐश संतुष्ट नहीं हुआ। ऐसे आदमी को तो 1000 टुकड़ों में काट देना ही चाहिए था। पोकेमोन को तुम क्या समझते हो? तुम्हारे एक शब्द की वजह से वह चारमंडर 2 दिन तक वहीं रुका रहा, खाना ढूंढने की हिम्मत तक नहीं की, बस तुम्हारा इंतजार करता रहा। हो सकता है कि वह अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हो, अपनी पूंछ पर लगी आग के बुझने का इंतजार कर रहा हो। ऐश के मुके से पहले ही बेहोश हो जाने के कारण डाइसुके ने ऐश की बातों का जवाब नहीं दिया। इस पल ब्रोरा और मिस्टी भी होश में आ गए। ऐश को इतना क्रोधित उन्होंने पहली बार देखा था। दोनों ने ऐश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अभी इस आदमी की चिंता मत करो, चलो पहले चारमंडर को देखते हैं। हाँ, चारमंडर की हालत देखना हमारी प्राथमिकता है। अगर हमें देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी। मिस्टी और ब्रोरा की बातों से ऐश शांत हो गया। वह झट से पोकेमोन सेंटर से बाहर भागने लगा, लेकिन गुस्से में भरी नस जॉय ने उसे रोक लिया। मुझे लगता है कि आपको मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। आप पोकेमोन सेंटर में क्यों लड़ रहे हैं और परेशानी पैदा कर रहे हैं? डाइसुके की चीख पुकार सुनकर नस जॉय भी उठ खड़ी हुई, जो आराम कर रही थी। जब उसने डाइसुके को मुंह में खून भरा हुआ और दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौटते देखा, तो वह कुछ गुस्से में बोली, किसी ने फिर से पोकेमोन सेंटर में गड़बड़ी करने की हिम्मत की। क्या वे जीने से ऊब गए हैं? कुछ समय पहले ही विरिडियन सिटी पोकेमोन सेंटर में किसी ने हंगामा मचाया था, और अब कोई इस सड़क किनारे वाले पोकेमोन सेंटर में हंगामा मचाने आ गया है। क्या उन्हें सच में लगता है कि जॉय परिवार कोई नर्म फल है जिसे मनचाहे तरीके से दबाया जा सकता है? माफ कीजिए नस जॉय, मेरे दोस्त का ऐसा कोई इरादा नहीं था। ब्रोरा ने तुरंत झुककर नस जॉय से माफी मांगी। चाहे डाइसुके की हरकतें कितनी भी हद से ज्यादा क्यों न हो, पोकेमोन सेंटर के अंदर उसे इस तरह पीटना नस जॉय के प्रति वाकई अपमानजनक था। माफ कीजिए नस जॉय, अगर आप हमें डांटना या मारना चाहती हैं, तो कृपया हमारे वापस आने तक इंतजार कीजिए। अभी हमें बाहर जाकर उस चारमंडर को ढूंढना है जिसे उस आदमी ने छोड़ दिया है। अगर चारमंडर अभी भी इस रेन में उसका इंतजार कर रहा है, तो वह मर जाएगा। ऐश के संक्षिप्त वाक्य ने नस जॉय को तुरंत समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। फिर वह दौड़कर फ्रंट डेस्क पर गई, 3 रेनकोट निकाले और ऐश और बाकी लोगों को दे दिए।
सड़क पर सावधान रहें, बाहर फिसलन है। सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नस जॉय। ऐश ने रेनकोट लेते हुए उन्हें धन्यवाद कहा। रेनकोट खोलते हुए वह पोकेमोन सेंटर से बाहर भागा। पिकाचू और राल्स पहले ही ऐश के कंधों पर कूद चुके थे और मिस्टी और ब्रॉ उनके पीछे पीछे आ रहे थे। उन तीनों को पोकेमोन सेंटर से निकलकर तूफान में भागते हुए देखकर और फिर बदमाशों के उस समूह को दाइसुके की ओर दौड़ते हुए देखकर नस जॉय ने पहले ही अपना मन बना लिया था। चेंसी, इस व्यक्ति का इलाज करो। दाइसुके और उसका गिरोह इस इलाके में कुख्यात बदमाश थे और उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी कुछ हद तक खराब था। यहाँ अहंकारी और दबंग होने की आदत होने के कारण शायद ये पहली बार था जब उन्हें इतना बड़ा झटका लगा था। हालांकि नस जॉय वास्तव में दाइसुके से निपटना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर वह उसे अकेला छोड़ देती तो उसे स्थायी नुकसान या लकवा भी हो सकता था। एक डॉक्टर के लिए अपनी आंखों के सामने ऐसा होते देखना और उसे अनदेखा करना बहुत ही खतरनाक था। यह उनकी पेशेवर क्षमता के लिए एक चुनौती साबित हो सकता है, भले ही उसका पेशा पोकेमोन की सेवा करना था। दूसरी ओर ऐश और अन्य लोग रेन में पहले ही सड़क पर निकल चुके थे। रेनकोट पहनने के बावजूद भी वे ठंडी रेन को अपने चेहरे और शरीर के खुले हिस्सों पर पड़ने से नहीं रोक सके। तेज रेन में वे उस जगह पहुंचे जहां चारमंडर पहले मौजूद था। जैसा कि उम्मीद थी, चारमंडर वाकई उसी चट्टान पर रुका हुआ था। मूसलाधार रेन भी उसे वहां से हटने पर मजबूर नहीं कर पाए। इस समय चारमंडर एक विशाल पत्ते को पकड़े हुए था जो तूफान में लड़खड़ा रहा था। एक पत्ता मूसलाधार रेन को कैसे रोक सकता है? और जैसे ही ऐश और बाकी लोग पहुंचे, चारमंडर के बगल में कुछ बिन बुलाए मेहमान प्रकट हो गए। ये तो पुराने बदमाश थे, स्पीरो पक्षियों का झुंड। 4-5 स्पीरो ने चारमंडर को भयंकर शिकारी निगाहों से घेर लिया। इस मूसलाधार रेन में सैद्धांतिक रूप से उन्हें आश्रय लेना चाहिए था। भले ही वे अन्य पोकेमोन को परेशान करना चाहते हों, उन्हें रेन रुकने का इंतजार करना चाहिए था। लेकिन पोकेमोन के खाने का एक हिस्सा चारमंडर के सामने रख दिया गया था। उनका प्राथमिक लक्ष्य चारमंडर था, जबकि चारमंडर गौण था। 5 स्पीरो ने काम का स्पष्ट विभाजन कर रखा था। 2 ने बेहद कमजोर चारमंडर पर हमला किया, जबकि अन्य 3 ने धीरे धीरे उसके सामने रखे पोकेमोन भोजन को खाया। दोनों पक्ष कभी कभी अदला बदली करते थे, जिससे पोकेमोन को तंग करने में मिलने वाला उनका आनंद और उनकी भूख दोनों संतुष्ट हो जाते थे। दफा हो जाओ, ये देखकर ऐश दहाड़ा, लेकिन उसकी दहाड़ से स्पीरो नहीं डरे, बल्कि उनमें से कई ने अपनी भयंकर निगाहें उसकी ओर घुमा लीं। अगले ही पल 5 स्पीरो ऐश पर टूट पड़े। ऐश ने आगे बढ़कर अपने हाथ में पकड़ी तलवार को घुमाया जो सबसे आगे वाले स्पीरो की नुकीली चोंच से टकराए। पलक झपकते ही जितनी तेजी से स्पीरो आया था, उससे भी ज्यादा तेजी से पीछे हट गया। सबसे आगे वाले स्पीरो को हराने के बाद ऐश ने बाकी बचे स्पीरो को गुस्से भरी निगाहों से देखा। स्पीरो बेवकूफ नहीं होते, अपने साथी को इतनी आसानी से हारते देख उन्होंने तुरंत शक्ति का अंतर भांप लिया और भागने के लिए मुड़ गए। जाने से पहले वे अपने उस साथी को साथ ले जाना नहीं भूले जिसे ऐश ने बेहोश कर दिया था। स्पीरो को भगाने के बाद तीनों जल्दी से चारमंडर के सामने पहुंच गए। तब तक चारमंडर की पूंछ पर लगी लौ इतनी कमजोर हो चुकी थी कि लगभग अदृश्य हो गई थी। ब्रॉ का अनुमान था कि अगर ऐश ने आज सुबह चारमंडर को नहीं देखा होता और उसे कुछ खाना नहीं दिया होता, तो चारमंडर की एचपी को देखते हुए वह शायद अब तक जीवित नहीं रह पाता। शायद इस मूसलाधार रेन में उनकी लौ का यह अंतिम अंश भी बुझ गया होगा और उनकी आत्मा स्वर्ग में लौट गई होगी। हमें क्या करना चाहिए, ऐश? इस ज्वाला को देखकर लगता है कि चारमंडर पोकेमोन सेंटर वापस नहीं जा पाएगा, मिस्टी ने चिंता से कहा, और चारमंडर की पूंछ पर लगी छोटी सी ज्वाला को अपने रेनकोट से ढकते हुए रेन से बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन ये कार्रवाई चारमंडर के लिए ऊंट के मुंह में जीरा के समान थी। जब तक चारमंडर के शरीर का तापमान तेजी से बढ़ाने का कोई तरीका नहीं मिल जाता, तब तक लौ धीरे धीरे सिकुड़ती रहेगी। ऐश ने अपने दांत भींच लिए, उसके चेहरे पर भी चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। रुको, अरे हाँ, मेरे पास यह है, ये काम आएगा। जैसे ही ब्रॉ और मिस्टी चारमंडर को ले जाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने वाले थे, ऐश अचानक चिल्ला उठा। अगले ही क्षण धुंधले रेन वाले आकाश में 7 रंगों की एक चमकदार रोशनी उठी। इंद्रधनुषी पंख। इंद्रधनुषी पंख पौराणिक पोकेमोन हो द्वारा छोड़ी गई एक दिव्य वस्तु है। समूह के बड़े अधिकारियों के अनुसार हो को चुनौती देने की कुंजी होने के अलावा इंद्रधनुषी पंख के कई अन्य उपयोग भी हैं और यह पोकेमोन के लिए एक शीर्ष स्तरीय हेल्थ आइटम है। इससे पहले ऐश के पास कोई ऐसा पोकेमोन नहीं था जो इंद्रधनुषी पंख के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हो, इसलिए उसने पिज़्जियोटो और बटरफ्री को बारी बारी से इसे ले जाने दिया। क्योंकि दोनों में फ्लाइंग टाइप एट्रीब्यूट है, इसलिए इंद्रधनुषी पंख ने उन्हें कुछ हद तक लाभ पहुंचाया। जिस स्पीड से वे अपने स्तर को बढ़ा सकते थे, वह भी इंद्रधनुषी पंख से संबंधित था। ऐश को अचानक ये भी ख्याल आया कि इंद्रधनुषी पंख चारमंडर की मौजूदा स्टेटस में मदद कर सकता है, इसलिए उसने जल्दी से पिज़्जियोटो को छोड़ा और उससे इंद्रधनुषी पंख ले लिया। अभी अभी दिखाई देने वाली 7 रंगों वाली इंद्रधनुषी रोशनी का स्रोत भी यही था। यह क्या है? ब्रॉ ने पहली बार इंद्रधनुषी पंख देखा था।
हालांकि ऐश ने इसे पहले पिज्जियोटो और बटरफ्री के बीच बारी बारी से इस्तेमाल किया था, लेकिन ब्रॉ ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। ऐश और मिस्टी ने भी ब्रॉ से हो के बारे में कुछ नहीं बताया था। ऐसा नहीं था कि वे जानबूझकर उससे कुछ छिपा रहे थे, आखिरकार वे साथ यात्रा कर रहे थे, और साथी के रूप में बिताए समय ने उन्हें ब्रॉ के चरित्र की अच्छी समझ दे दी थी। उन्होंने ब्रॉ को हो के साथ हुई अपनी मुठभेड़ के बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वे भूल गए थे। अब ब्रॉ के हैरान चेहरे को देखकर ऐश और मिस्टी को अचानक याद आया कि ब्रॉ को हो के साथ हुई उनकी मुठभेड़ के बारे में पता नहीं था। ये हो का पंख है, इसमें बहुत शक्तिशाली जीवन शक्ति है। इसे चारमंडर पर लगाने से मदद मिलेगी। ऐश ने इंद्रधनुषी पंख को चारमंडर के शरीर पर रखते हुए कहा। इंद्रधनुषी पंख की रोशनी और भी तेज होती हुई प्रतीत हुई, और पूंछ पर जल रही छोटी सी लौ जिसे मिस्टी बचा रही थी, वह भी उस क्षण थोड़ी और तेजी से जलने लगी। कम से कम ऐसा नहीं लग रहा था कि वह पहले की तरह किसी भी क्षण बुझ जाएगी। ये काम कर रहा है। चलो मिस्टी, ब्रॉ, जल्दी से पोकेमोन सेंटर वापस चलते हैं। इंद्रधनुषी पंख के कारगर होने को देखकर ऐश का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन वह अपने मुख्य टास्क को नहीं भूला। इंद्रधनुषी पंख से चारमंडर की हालत में मामूली सुधार ही हो सकता था और उसकी स्टेटस बिगड़ने से बच सकती थी। चारमंडर को पूरी तरह से ठीक करने के लिए उन्हें अभी भी पोकेमोन सेंटर जाना होगा। रास्ते में मिस्टी ने अपने रेनकोट का इस्तेमाल चारमंडर के पीछे की लौ को ढकने के लिए किया। ब्रॉ ने चारमंडर के शरीर को ढकने की पूरी कोशिश की, और ऐश ने इंद्रधनुषी पंख को चारमंडर की त्वचा से मजबूती से चिपकाए रखा। राल्स ऐश के कंधे पर कंफ्यूजन का इस्तेमाल कर उस पर गिरने वाली रेन को दूर भगा रहा था। हालांकि वह खुद पूरी तरह भीग गई थी। जैसे ही वे भागे, 30 मिनट से भी कम समय में वे पोकेमोन सेंटर लौट आए। जैसे ही ऐश इंद्रधनुषी पंख को लेने ही वाला था, वह अचानक चारमंडर की त्वचा में समा गया। ऐश एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी आभा शक्ति का विस्तार हुआ। आभा के अवलोकन से पता चला कि चारमंडर के शरीर के भीतर एक ऐसी शक्ति मौजूद थी जो उसकी अपनी आभा से मेल नहीं खाती थी। ये वही इंद्रधनुषी पंख होना चाहिए जो अभी अभी गायब हुआ था। इंद्रधनुषी पंख को चारमंडर के शरीर में समाहित होते देख ऐश को उस पंख के लिए कोई पछतावा नहीं हुआ, न ही उसके पास ये सोचने का समय था कि वह चारमंडर के साथ क्यों समाहित हो गया। संक्षेप में, ये स्टेटस सर्वोत्तम थी। चारमंडर के शरीर के अंदर काम कर रहे इंद्रधनुषी पंख और पोकेमोन सेंटर से मिल रहे उपचार के संयोजन से चारमंडर को बिना किसी दुष्प्रभाव के पूरी तरह से ठीक करना संभव होना चाहिए। पोकेमोन सेंटर पहुंचने पर नज़जॉय पहले से ही मुख्य द्वार पर इंतजार कर रही थी। डाइसुके और उसके साथी कहीं नजर नहीं आ रहे थे, शायद वे इस डर से भाग गए थे कि ऐश वापस आकर उन्हें फिर से पीट देगा। संक्षेप में, लौटने पर उन्हें न देखकर ऐश का गुस्सा कम हो गया। अन्यथा चारमंडर की वर्तमान स्टेटस को देखते हुए ऐश को डाइसुके को वापस ऊपर खींचकर उसकी फिर से पिटाई करने का बहुत मन करता। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, नज़जॉय। इसे मुझ पर छोड़ दो। नज़जॉय ने चारमंडर को लिया और फिर चांसी के साथ ऑपरेशन रूम में प्रवेश किया। सड़क किनारे स्थित एक पोकेमोन सेंटर के रूप में ये जगह वास्तव में काफी साधारण थी। यहाँ तक कि इमारत भी लकड़ी की बनी थी, लेकिन अंदर उपकरणों की कोई कमी नहीं थी। इसमें किसी भी पोकेमोन सेंटर में पाए जाने वाले सभी आपातकालीन उपकरण मौजूद थे। केवल धनी और शक्तिशाली जॉय परिवार ही इस स्तर को प्राप्त कर सकता था। लंबे इंतजार के बाद नज़जॉय ऑपरेशन रूम से बाहर निकली। ऐश और बाकी लोगों की थोड़ी चिंतित निगाहों को देखकर उनके तनाव भरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। चिंता मत करो सब लोग, चारमंडर बिल्कुल ठीक है। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी, इसलिए पहले से भरी हुई लॉबी में अब कुछ ही लोग बचे थे। नज़जॉय ने चुप रहने का इशारा करते हुए शश कहा। आखिरकार पोकेमोन सेंटर में ठहरे हुए कई लोग पहले ही सो चुके थे। ऐश और बाकी लोगों को अपना मुंह ढके देखकर नज़जॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इलाज इतनी आसानी से हो गया कि मुझे भी इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चारमंडर को शुरू में बहुत बुरी हालत में लाया गया था, लेकिन उसके शरीर के अंदर मौजूद एक रहस्यमयी शक्ति ने उसकी हालत को स्थिर कर दिया। उपकरण से उपचार और चारमंडर के शरीर में निहित शक्ति के कारण उसकी हालत में तेजी से सुधार हुआ। मुझे तो ये भी लगता है कि अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाए, तो भी वह अपने शरीर में निहित उस शक्ति के कारण पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के रूप में अपने इतने वर्षों में मैंने पहली बार ऐसी स्टेटस देखी है। नज़जॉय ने भावुक होकर आह भरी। वह अभी भी चारमंडर के साथ घटी लगभग चमत्कारिक घटना से सदमे में थी। जैसा कि उन्होंने कहा, इतने वर्षों तक डॉक्टर रहने और अपने डॉक्टरों के परिवार में इतने सारे मामले देखने के बावजूद ये पहली बार था जब उन्हें किसी चारमंडर के साथ ऐसी स्टेटस का सामना करना पड़ा था। तार्किक रूप से देखा जाए तो ऐसी मूसलाधार रेन में चारमंडर की कमजोर शारीरिक स्टेटस और भी खराब हो जानी चाहिए थी, और चूंकि यह चारमंडर निचले स्तर पर था, इसलिए रेन का प्रभाव और भी अधिक होना चाहिए था। इन परी स्टेटसियों में भी चारमंडर की शारीरिक स्टेटस स्थिर बनी रही और लगातार सुधरती रही। या तो इस चारमंडर की शारीरिक क्षमता सामान्य चारमंडर से कहीं अधिक है, या फिर उसके शरीर में कुछ विशेष बात है। हालांकि जॉय इन चीजों की जांच करने का इरादा नहीं रखती थी।
हालांकि वह जिज्ञासु थी, लेकिन वह सिर्फ एक डॉक्टर थी। अगर चारमंडर ठीक हो जाता तो यही सबसे अच्छी बात होती। और नर्स जॉय की बातें सुनकर ऐश और बाकी लोगों के चेहरे भी नरम पड़ गए और सबने चैन की सांस ली। चारमंडर की ऐसी हालत का कारण शायद सिर्फ वही लोग जानते थे। इंद्रधनुषी पंख का प्रभाव कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। हो द्वारा छोड़ा गया वह पंख न केवल अग्नि प्रकार के पोकेमोन की शक्ति को बढ़ाता था, बल्कि उसमें अपार जीवन शक्ति भी समाहित थी। यही कारण था कि चारमंडर संकट से इतनी आसानी से उबर सका। ऐश, क्या तुमने जानबूझकर इंद्रधनुषी पंख को चारमंडर के शरीर में मिला दिया? नर्स जॉय के जाने के बाद मिस्टी ने फुसफुसाते हुए कहा। ऐश ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह मैंने नहीं किया। इंद्रधनुषी पंख अपने आप जुड़ गया। मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। जाहिर है, बटरफ्री या पिट्जियोटो के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ वस्तुओं को पोकेमोन के शरीर में समाहित किया जा सकता है, अन्यथा कुछ बड़ी वस्तुओं को छोटे पोकेमोन के लिए ले जाना असंभव होगा। लेकिन पहले, चाहे इंद्रधनुषी पंख को पिट्जियोटो पर रखा जाए या बटरफ्री पर, यह उसमें जुड़ता नहीं था और इसे केवल सीधे उनके शरीर पर ही ले जाया जा सकता था। हालांकि इस बार चारमंडर ने इसे अपने शरीर में समाहित कर लिया, जो कि ऐश को अजीब लगा। ऐश को पता था कि पोकेमोन के पास मौजूद वस्तु को कैसे हटाया जाए, लेकिन इंद्रधनुषी पंख अपेक्षाकृत विशेष था और ऐश को नहीं पता था कि क्या इसे चारमंडर के शरीर से निकाला जा सकता है। अगर इसे बाहर नहीं निकाला जा सका, तो यह चारमंडर को बचाने के लिए एक पौराणिक वस्तु और यहां तक कि इंद्रधनुषी नायक बनने की योग्यता खोने के बराबर होगा। ऐश को इस बात का कोई अफसोस नहीं था। जब तक वह चारमंडर को बचा सकता था, थोड़ी सी कीमत चुकाने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि इस बार कीमत काफी ज्यादा थी। हालांकि चारमंडर की हालत स्थिर हो गई थी, फिर भी उसे ठीक होने के लिए समय चाहिए था, इसलिए वह वार्ड में ही रहा। तीनों लोग चारमंडर को देखने के लिए अंदर गए और फिर पोकेमोन सेंटर के लाउंज में लौट आए। डाइसुके और अन्य लोगों के बारे में खबर के संबंध में, नर्स जॉय ने कहा कि उन्होंने डाइसुके का संक्षिप्त उपचार करने के लिए चांसी का इस्तेमाल किया और उसके होश में आने के बाद समूह निराश होकर चला गया। लेकिन जाने से पहले डाइसुके की आंखों में आक्रोश भरा हुआ था। नर्स जॉय ने ऐश और दूसरों को सावधान रहने की याद दिलाई। ऐश ने इस बात को दिल पर नहीं लिया। अगर 100 लोग भी होते तो भी ऐसा आदमी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। चारमंडर की दयनीय हालत देखकर ऐश को यह भी महसूस हुआ कि उसने उस पर बहुत नरमी बरती थी, सिर्फ उसके कुछ दांत ही तोड़े थे। चारमंडर के साथ जो हुआ, उसकी तुलना में उस व्यक्ति को जो नुकसान हुआ वह तो नगण्य ही था। आगे कोई समस्या न होने पर ऐश और बाकी लोग पहले सो गए। वैसे भी चारमंडर अब ठीक था और अब देखना यह होगा कि वह कैसे ठीक होता है। अगली सुबह का समय आ गया। ऐश नींद से भरी आंखों से बिस्तर से उठा और उसने अपने सामने एक नारंगी लाल पोकेमोन को खड़ा पाया। ऐश ने अपनी आंखों को अच्छी तरह से मलने के बाद ही स्पष्ट रूप से देख पाया। ये पोकेमोन चारमंडर के अलावा और कौन हो सकता है? चारमंडर, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हारे घाव ठीक हो गए हैं? उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। नर्स जॉय की आवाज सुनाई दी। ऐश ने अपना सिर घुमाया और पाया कि नर्स जॉय किसी अज्ञात समय पर कमरे के दरवाजे पर खड़ी थीं। नर्स जॉय की आवाज से ब्रॉर और मिस्टी भी जाग गए। नींद में डूबे हुए दोनों जॉय को देखते ही पूरी तरह जाग गए। नर्स जॉय, आप भी यहाँ हैं? ऐश कुछ पल के लिए थोड़ा अचंभित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चारमंडर और नर्स जॉय सुबह सुबह उनके कमरे में क्यों आ गईं। हाँ, बिल्कुल सही कहें तो इस छोटे से जीव ने मुझसे कहा कि मैं उसे आपके पास लाऊं। नर्स जॉय ने चारमंडर की ओर मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। चारमंडर ने तुम्हें उसे यहाँ लाने के लिए कहा था। ऐश ने चारमंडर की ओर देखा। इंसान और ड्रैगन की नजरें मिलीं। चारमंडर की दृढ़ आंखों में कृतज्ञता का भाव झलक रहा था, जिसे देखकर ऐश को कुछ समझ आया। हालांकि कल रात चारमंडर गंभीर रूप से घायल हो गया था और यहाँ तक कि मौत के कगार पर भी था, लेकिन वह पूरी तरह से होश में था। वह जानता था कि कल उसकी मदद किसने की थी और किसकी बदौलत वह अब सुरक्षित था। और उसके भीतर की वह शक्ति जिसने उसे असीम सामर्थ्य से भर दिया और उसे मृत्यु के मुंह से वापस खींच लाया, वह दूसरों के लिए निस्संदेह एक अत्यंत अनमोल खजाना थी। लेकिन दूसरे पक्ष ने इसका इस्तेमाल सीधे उस पर किया, उसे जबरदस्ती नरक से बाहर निकाल लिया। तो जागने के बाद चारमंडर सबसे पहले यही करना चाहता था कि वह उसे ढूंढे, उस इंसान को ढूंढे जिसने उसके लिए इतना बलिदान दिया था। चारमंडर, क्या तुम मुझे धन्यवाद देने आए हो? इतनी विनम्रता की कोई जरूरत नहीं है। मुलाकात तो संयोगवश हुई। अगर मैं रास्ता भटक कर तुमसे न मिला होता, तो मुझे डर है कि बाद में तुम्हें बचाने का मौका ही न मिलता। ऐश बिस्तर से उठा और मुस्कुराते हुए चारमंडर के सामने बैठ गया। उन्होंने अपने बलिदानों की मात्रा का उल्लेख नहीं किया, बल्कि इसे फेट पर छोड़ दिया। ये सुनकर चारमंडर ने अपना छोटा सा सिर ऐश की पतलून के पांव से रगड़ा और अपना छोटा हाथ ऐश की कमर की ओर इशारा करते हुए कहा, चार। ऐश दंग रह गया, फिर खुशी से झूम उठा। क्या तुम मेरे पोकेमोन बनना चाहते हो? चार। चारमंडर ने दृढ़ता से सिर हिलाया। वह खास तौर पर इसी काम के लिए यहाँ आया था। यहाँ तक कि सबसे मूर्खतापूर्ण हठधर्मी वफादारी की भी एक सीमा होती है। कल की घटनाओं के बाद चारमंडर ये बात पूरी तरह समझ गया था। उसे उसके ट्रेनर ने छोड़ दिया था।
वहां अपने ट्रेनर का बेसब्री से इंतजार करने का उसका व्यवहार पूरी तरह से एक मूर्खतापूर्ण टास्क था। अगर मामला सिर्फ परित्याग और धोखे का होता तो शायद वह इस समय घोर निराशा और हताशा की स्टेटस में होता। लेकिन उसी समय उसके दिल में एक आशा की किरण जगी, वह लड़का जिसने भूख से बेहोश होने की कगार पर होने पर उसे खाना खिलाकर उसका पेट भरने का फैसला किया और बाद में तूफान का सामना करते हुए उसे बचाया। उसके सामने खड़े लड़के ने उसे जीवन दान दिया था, इसलिए उसने अपना शेष जीवन इसी लड़के को समर्पित करने का निर्णय लिया। ये जीवन उसे सौंप दिया जाएगा। तो फिर अब से मैं आपकी देखरेख में रहूंगा। ऐश ने एक पोके बॉल निकाली और चारमंडर पर हल्के से टैप किया। चारमंडर बिना हिले डुले पोके बॉल के अंदर चला गया और पोके बॉल से एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। जिस चारमंडर की उसे लंबे समय से चाह थी, वह अंततः इसी तरह उसके हाथ लग गया। जैसा कि उम्मीद थी, अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मैंने एक चारमंडर पकड़ा। पिका पिकाचू। राल्स। पकड़े जाने की आवाज के साथ ही पिकाचू की चीख और राल्स की आवाज भी सुनाई दी, जो अभी अभी जागा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। चाहे कुछ भी हो जाए, बस महान पिका शिक्षक का अनुसरण करें और पुकारते रहें। बधाई हो, ऐश, तुमने एक और शक्तिशाली और दुर्लभ पोकेमोन पकड़ लिया है। ये कैसी घटिया किस्मत है। पहले आसमान से एक शाइनी राल्स गिरा, फिर बुलबासौर, फिर चारमंडर और यहाँ तक कि स्टार्टर पोकेमोन पिकाचू भी कोई मामूली चीज नहीं है। और उसकी मुलाकात हो से भी हुई। मिस्टी ने आखिरी वाक्य नहीं कहा, लेकिन ऊपर बताई गई विभिन्न बातें ये साबित करने के लिए काफी थीं कि ऐश की बदकिस्मती कितनी बुरी थी। सीधे शब्दों में कहें तो ये निश्चित रूप से ऐसे अवसर थे जो एक सामान्य व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में मिलना मुश्किल होता है, फिर भी ऐश को ये सभी अवसर महज एक महीने में मिल गए। क्या यहाँ कोई न्याय है? क्या यहाँ कोई कानून है? ऐश ने नए पकड़े गए चारमंडर को छोड़ दिया और पुष्टि करने के लिए उसकी क्षमता की दोबारा जांच की। जी हाँ, ये 4S है, कोई गलती नहीं। अरे रुको, 4S। ऐश ने अपनी आंखें मलते हुए ये सुनिश्चित किया कि उसे मिली जानकारी गलत तो नहीं है। चारमंडर की क्षमता चुपचाप 3S से 4S हो गई थी। अतिरिक्त S HP क्षमता में था। कल के मृत्यु के करीब के अनुभव ने न केवल उन्हें किसी भी दुष्प्रभाव से मुक्त रखा बल्कि उनकी क्षमता को अगले स्तर तक पहुंचा दिया। इतना ही नहीं, चारमंडर का स्तर भी नौसिखिया स्तर से बढ़कर सामान्य मध्य स्तर पर पहुंच गया। शक्ति में इस तरह की अचानक वृद्धि और क्षमता में इतना सुधार वास्तव में असामान्य था। अगर अंतर्दृष्टि की आंख गलत नहीं थी, तो चारमंडर के साथ कुछ ऐसा चमत्कार हुआ था जिसके बारे में उसे पता नहीं था। जब संदेह हो, तो बड़े अधिकारियों से पूछें। ऐश ने सबसे पहले नर्स जॉय को धन्यवाद दिया, फिर चारमंडर को याद करने के बाद वह हाथ मुंह धोने और दांत साफ करने चला गया। अंत में वह शौचालय गया, आंखें बंद की और चैट ग्रुप में प्रवेश किया। नया खिलाड़ी शियाओ जी। बड़े लोग, मेरे साथ कुछ अजीब घटना घटी है। ब्रीडर ऐश, ये कैसी अजीब बात है? नया खिलाड़ी शियाओ जी, बात बस इतनी सी है कि मैंने एक नया चारमंडर पकड़ा है, और वो चारमंडर। ऐश ने समूह में चारमंडर की स्टेटस को एक एक करके दोहराया। चारमंडर की स्टेटस के बारे में जानने के बाद समूह के बड़े अधिकारी शुरू में चारमंडर की क्षमता में आए सुधार से नहीं, बल्कि ऐश की किस्मत से हैरान थे। चैंपियन ऐश, तुम सचमुच फेटशाली हो। तुम्हें 3S क्षमता वाला चारमंडर मिल गया। इस स्तर की क्षमता शायद पूरे चारमंडर ब्लडलाइन में 1000 साल में एक बार ही देखने को मिलती है। मेरे चारिज़ार्ड में तो शुरुआत में सिर्फ एक S क्षमता थी। बदकिस्मत शियाओ जी, नहीं, हर बार जब मैं क्लिक करता हूं तो तुम्हारा ही सामना क्यों हो जाता है? क्या तुम इंसान भी हो? क्या तुम मुझे थोड़ी सी किस्मत दे सकते हो? बस थोड़ी सी, कम से कम हर बार मुझे मैजिकार्ड तो न मिले। बदकिस्मत जियाओजी को समूह में प्रवेश करते ही इतना गुस्सा आया कि उसके जिगर में दर्द होने लगा और उसने उस मुहर को देख लिया। आखिर हर बार जब वह समूह में प्रवेश करता था, तो उसे एक खास मुहर इतनी सटीक तरीके से अपना हुनर दिखाती हुई क्यों मिलती थी? भले ही कभी कभार उसे इसका सामना न करना पड़े, फिर भी उसके हाथ चैट हिस्ट्री को स्क्रॉल करने के लिए खुजली करते थे, जिससे वह खुद को फिर से गुस्सा करने के लिए मजबूर कर लेता था। इस व्यवहार को केवल स्वयं द्वारा उत्पन्न पीड़ा के रूप में ही वर्णित किया जा सकता है। नया सदस्य शियाओ जी, ओह, मुझे भी नहीं पता कि हर बार तुम्हारी ही मुलाकात क्यों हो जाती है, बदकिस्मत बड़े आदमी। वैसे तुम बड़े लोग ग्रुप में आते ही मुझे जवाब कैसे दे देते हो? क्या तुम सब हमेशा ग्रुप पर नजर रखते हो? ऐश ने गौर किया कि जब भी वह समूह में कोई सवाल पूछता, तो कोई न कोई लगभग 5 सेकंड से भी कम समय में उसका जवाब दे देता था। क्या इन लोगों के पास करने को कुछ नहीं था और वे सारा दिन बस समूह को देखते रहते थे? आपको पता होना चाहिए कि वह प्रतिदिन यात्रा करने से ही थक जाता था। वह केवल कभी कभार ही समूह में शामिल होकर आसपास देखता था और अपने विश्राम के समय में कुछ ज्ञान प्राप्त करता था। आमतौर पर मिस्टी और ब्रॉ उसके साथ होते थे। समूह में शामिल होने के लिए उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ती थीं और अपने मन में उस प्रकाश बिंदु को सक्रिय करना पड़ता था। मिस्टी और ब्रॉ की नज़र में ऐसा करना निस्संदेह एक बहुत ही अजीब व्यवहार होता। इसलिए समूह में प्रवेश करना समय पर निर्भर करता था।
कभी कभी वह आराम करने का बहाना करके आंखें बंद कर लेता था और कभी कभी रात को सोते समय खुलेआम समूह में प्रवेश कर लेता था। लेकिन सामान्य तौर पर, जैसे कि अभी, वह चारमंडल को पकड़ने के तुरंत बाद झपकी लेने जाने का बहाना करके समूह में प्रवेश नहीं कर सकता था, है ना? इसलिए वह केवल शौचालय की ओर ही भाग सकता था। लेकिन समूह के बाकी लोग तो हर समय और हर जगह समूह में मौजूद रहते थे। क्या वे इतने स्वतंत्र थे? और गार्जियन ऐश, ऐसा नहीं है कि हम हर समय ग्रुप पर नजर रख रहे हैं, बल्कि हमने आपको स्पेशल फॉलो के रूप में सेट किया है। जब तक आप ग्रुप में कोई मैसेज भेजते हैं, चैट ग्रुप हमें याद दिलाता रहेगा। हालांकि उस बदकिस्मत लड़के ने शायद इसे सेट नहीं किया होगा। वह चाहता है कि वह आपको न देखे, लेकिन संयोग से वह ठीक उसी समय आ जाता है जब आप दिखावा कर रहे होते हैं। इसे नियति का बदला ही कहा जा सकता है। नया सदस्य शियाओ जी, स्पेशल फॉलो। क्या ऐसी कोई सेटिंग है? आप सबने मुझे स्पेशल फॉलो क्यों बनाया? ऐश दंग रह गया। उसने पहली बार सुना था कि ग्रुप में स्पेशल फॉलो सेट किया जा सकता है। स्पेशल फॉलो सेट होने पर जब भी वह व्यक्ति बात करने के लिए ऑनलाइन आएगा, चैट ग्रुप उसे रिमाइंडर देगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि जब भी वह सामने आता, कोई ना कोई तुरंत जवाब दे देता, और जैसे ही पहला व्यक्ति दिखाई देता, बाकी लोग भी एक के बाद एक दिखाई देने लगते। इसलिए सभी ने उसे स्पेशल फॉलो के रूप में सेट कर लिया था। लेकिन क्यों? क्या उसके जैसे एक छोटे से नवागंतुक का भाषण इतना महत्वपूर्ण था? चैंपियन ऐश, क्योंकि तुम समूह में इकलौते ऐसे नए सदस्य हो जिसने अभी तक किसी भी क्षेत्र में शिखर हासिल नहीं किया है। ब्रीडर ऐश, अभी तुम एक खाली कागज की तरह हो जिस पर कोई भी रंग चढ़ाया जा सकता है। हम सभी उस्ताद बनने का अनुभव करना चाहते हैं। और गार्जियन ऐश, सैद्धांतिक रूप से प्रत्येक समानांतर स्पेस टाइम हमारे स्वयं के परिवर्तन की संभावना को दर्शाता है। इसलिए ये भी संभव है कि किसी एक स्पेस टाइम का मैं सभी समानांतर स्पेस टाइम्स के ज्ञान और शक्ति को धारण कर सकता है। और गार्जियन ऐश, इसलिए हम देखना चाहते हैं कि क्या आप हमारे मार्गदर्शन में विभिन्न क्षेत्रों के शिखर पर विराजमान हम लोगों के सभी ज्ञान को आत्मसात करके उसे अपना बना सकते हैं और उस सैद्धांतिक अस्तित्व को प्राप्त कर सकते हैं। चैंपियन ऐश, अगर तुम ये कर सकते हो तो तुम निश्चित रूप से अपने सपनों को साकार करोगे, एक पोकेमोन मास्टर। ऐश ने समूह के बड़े लोगों के संदेशों को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो बड़े बड़े लोग मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। नया खिलाड़ी शियाओ जी, बड़े लोग मुझे जरूरत से ज्यादा समझते हैं, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा, मैं पोकेमोन मास्टर बनूंगा। चैंपियन ऐश, हाँ, हमें इसी तरह के आत्मविश्वास की जरूरत है। वैसे, आपके चारमंडल की एचपी क्षमता का एस होना इंद्रधनुषी पंख से संबंधित है। इस बारे में इंद्रधनुषी हीरो से ही स्पष्टीकरण लीजिए। इंद्रधनुषी हीरो ऐश, हो से अलग हुए एक मूल पंख के रूप में इंद्रधनुषी पंख में हो की मूल शक्ति का अंश समाहित है। इंद्रधनुषी हीरो ऐश, उदाहरण के लिए निर्वाण पुनर्जन्म। इंद्रधनुषी हीरो ऐश, सामान्य परिस्टेटसियों में ये क्षमता सक्रिय नहीं होगी। पहला, पोकेमोन को मृत्यु के निकट की स्टेटस में होना चाहिए, न केवल युद्ध करने की क्षमता खोने की स्टेटस, बल्कि वास्तव में मृत्यु से बाल बाल बचना। दूसरा, अट्रिब्यूट अग्नि होनी चाहिए। अंत में, इसमें इंद्रधनुषी पंख द्वारा पहचानी जाने वाली क्षमता और भावना होनी चाहिए। रेनबो हीरो ऐश, नौसिखिए, क्या तुमने अभी यह नहीं कहा था कि इंद्रधनुषी पंख चारमंडल के शरीर में तुरंत समाहित नहीं होते? नया खिलाड़ी शियाओ जी, हाँ, मैंने इंद्रधनुषी पंख को चारमंडल के शरीर से सटा दिया था, और लगभग आधे घंटे बाद वह उसके शरीर में समाहित हो गया। इंद्रधनुषी हीरो ऐश, इंद्रधनुषी पंख सामान्य वस्तुओं से अलग है। ये सामान्य परिस्टेटसियों में किसी पोकेमोन के शरीर में समाहित नहीं हो सकता। इसे समाहित करने के लिए पोकेमोन को आपके प्रति, यानी इंद्रधनुषी हीरो उम्मीदवार के प्रति, पूर्ण निष्ठा की भावना रखनी होगी, और साथ ही उसका अग्नि या उड़ने वाले प्रकार का होना आवश्यक है। इंद्रधनुषी हीरो ऐश, कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय चारमंडल ने आपकी भावनाओं और बलिदानों को महसूस किया, और आपके प्रति उसकी भावनाएं भी बदल गईं, जिसके परिणामस्वरूप अंततः इंद्रधनुषी पंख उसके शरीर में समाहित हो गए, जिससे उसकी क्षमता में परिवर्तन आया, साथ ही उसके स्तर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। नया खिलाड़ी शियाओ जी, ये तो हो का सिर्फ एक पंख है। क्या इसका प्रभाव कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया गया है? महज एक पंख के इतने सारे प्रभाव हो सकते हैं, ये तो बिल्कुल अकल्पनीय था। अगर हो का मुख्य शरीर आ जाए, तो क्या वह चारमंडल को सीधे 6S क्षमता तक नहीं पहुंचा सकता? रेनबो हीरो ऐश, बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है। हो के अधीन तीनों पौराणिक जीव हो की आभा पर निर्भर होकर साधारण पोकेमोन से दिव्य जीव स्तर तक पहुंचे। उनमें से मूल पौराणिक जीवों के सभी गुण 4S से ऊपर थे, और उनके ब्लडलाइन जो में S रैंक क्षमता प्रकट होने की संभावना भी बहुत बढ़ गई। यही हो की दिव्य शक्ति निर्वाण का परिणाम है।